सिक्स में बी इन द सूप। सूप का मतलब समझ रहे हो ना, सूप, टोमेटो सूप, स्पिनॉक सूप, ऑनियन सूप, बहुत तरह के सूप होते हैं, समझ रहे हो ना। कहीं पार्टी वार्टी में जाओ तो एक कप में मिलता है, पहले सूप पियो। तो अगर उस सूप में कोई मक्खी गिर जाए, आपकी क्या कंडीशन होती है ये नहीं पूछ रहे हैं आप, तो गुस्से में आ जाएंगे, फेंक देंगे उसको। उस मक्खी की क्या कंडीशन होगी ये बताओ। इन ट्रबल, जाहिर सी बात है। तो वो किस में होगी, वो बेचारी बड़ी मुसीबत में होगी। तो ये जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन पर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सेशन है CDS 2023 फर्स्ट, CDS फर्स्ट 2023 का। उसके इंग्लिश के PYQs करने जा रहे हैं और आपको पता ही है कि इंग्लिश में 120 क्वेश्चंस होते हैं। एक दिन में 120 क्वेश्चन डिस्कस कर पाना बड़ा ही कठिन काम होगा। कठिन तो नहीं होगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए हमने आपके 120 क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें पार्ट फर्स्ट आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक, और 61 से 120 तक कल करेंगे। अगर वीडियोस बहुत लेंदी होंगे तो हम नेक्स्ट सेट में इसको 3 पार्ट में करेंगे। अदरवाइज इफ़ यू आर एग्री, अगर आप सब लोग सहमत हैं और राजी हैं तो हम इसको 2 पार्ट में ही क्या करेंगे। जैसी भी आपकी इच्छा होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले ये जो हम प्रीवियस पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसके पहले एक दिन हमने 2024 के लिए आपकी इंग्लिश कैसे तैयार करें इसका एक प्लान, रोड मैप तैयार किया था, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था। उस दिन हमने ये डिस्कस किया था कि 2021 CDS फर्स्ट एंड सेकेंड, 2022 CDS फर्स्ट एंड सेकेंड और 2023 CDS फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें क्या क्या पेपर आए हैं। 2021 नहीं, 22 से किया था मैंने। 22 के फर्स्ट एंड सेकेंड से लेके 23 के फर्स्ट एंड सेकेंड तक का सारा उसमें किया क्या गया था। एक बार जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है उनको एक लाइट इंटरेक्शन करा देते हैं उस वीडियो से। आपको ज़रूरत हो तो फिर से उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने ये देखा था कि 2020 से लेकर के 2023 तक में कौन कौन से सेगमेंट हैं जो परमानेंट हैं। जैसे आपने देखा होगा 2022 में एक नया सेगमेंट ऐड कर दिया गया था होमोफोन्स का। कभी कभी क्या है कि स्पेलिंग के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। इस तरह से कभी कभी इस तरह से टेम्पोररी सेगमेंट्स CDS ला देता है, ठीक। ज़्यादातर सेगमेंट परमानेंट हैं, जैसे एरर का सेगमेंट परमानेंट है, क्रॉस टेस्ट का परमानेंट है, ठीक है, और रीअरेंजमेंट का परमानेंट है, डिटर्मिनर का परमानेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का परमानेंट है। तो ये उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल में दिया था। बहुत अच्छे से हम लोगों ने एनालिसिस की कि किस साल क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से परमानेंट सेगमेंट हैं और कौन कौन से टेम्पोररी सेगमेंट हैं जो कभी कभार दिखाई देते हैं। इसके बाद जो जो परमानेंट सेगमेंट हैं उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन सेगमेंट्स को कैसे तैयार करना है। जैसे आप डिटर्मिनर को कैसे तैयार करेंगे, रीअरेंजमेंट को कैसे तैयार करेंगे, पैसेज को कैसे तैयार करेंगे, क्या करना है उनको, वोकैब को कैसे तैयार करेंगे, ये हम लोगों ने डिटेल में विधिवत किया था। आई थिंक कि वो जो उस दिन डिस्कशन था वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपका बहुत सारा समय बचा देगा और आपकी तैयारी की एक प्लानिंग बना देगा, ठीक। तो उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। मैं इस वीडियो के साथ रिलेटेड वीडियोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिलेटेड वीडियोस का जो हेडिंग होती है उसी में मैं उसका लिंक दे दिया हूं, आप लोग देख लीजिएगा जिनको ज़रूरत महसूस होती है, ठीक है। चलिए तो आते हैं आज वाले मुद्दे पर। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं 2023 CDS फर्स्ट के इंग्लिश का डिस्कशन, ठीक। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ये 2 पार्ट्स में करेंगे, 60 क्वेश्चन तक एक और 61 से लेकर के 120 तक एक में, ठीक। इसमें हम सेगमेंट वाइज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि चलिए आज हम आपको वोकैब करा देते हैं, कल ग्रामर करा देंगे, कभी पैसेज करा देंगे, नहीं। जैसे आपके क्वेश्चंस आए थे उसी तरह क्रम में करेंगे। और ये सीरीज है A। आप लोगों में से जिसने दिया होगा, जिसकी A सीरीज रही होगी वो मिला सकता है। सीरीज A के ये क्वेश्चन है, यही हमको मिला था। हाँ, जैसे आपका पेपर सेट होता है उससे हम थोड़ा सा जो सेटिंग है, जैसे नीचे ऑप्शन ABCD का होता है तो हम लाइन में दे दिए हैं, ठीक है। वो थोड़ी सी टाइपिंग की सुविधा के लिए, पेपर आपका ही वाला है, ठीक।
और ये सेशन हम लोग चलाएंगे 2023 के फर्स्ट सेकंड को करेंगे, फिर 2022 के फर्स्ट सेकंड को करेंगे, 2021 के फर्स्ट सेकंड को करेंगे और 2020 के फर्स्ट सेकंड को करेंगे। पूरा का पूरा ये 4 साल का दोनों सीडीएस, ठीक। तो मतलब करीब 8 वीडियो आपके हो जाएंगे। 4 साल का दोनों मतलब 8 और 2 पार्ट करेंगे तो 16 वीडियो हो जाएंगे, अगर 2 पार्ट में बन जाता है ठीक से तो, ठीक। और इसमें हम आपको अप्रोच डेवलप कराएंगे। सपोज मतलब केवल आंसर बता के हमें नहीं निकलना है। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू एलिमिनेट, बाकी ऑप्शंस को आप कैसे एलिमिनेट करेंगे वो आपको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप शुरू से लास्ट तक हमारे साथ रहेंगे, और अगर आप शुरू से लास्ट तक आज रह गए तो मेरा दावा है कि आप रोज रहेंगे हमारे साथ शुरू से लास्ट तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक। पहला क्वेश्चन किसका है बेटा? ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन, ठीक। यहाँ ऊपर लिख दिया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर लिख दिया गया है तो फिर हमें इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग डायरेक्शंस, ये डायरेक्शन इतनी काफ़ी है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि एक सेंटेंस है, उसमें एक पोर्शन को, एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया गया और पूछा कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए आप, ठीक। अब इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहे हैं वो किसकी पूछ रहे हैं? दैट की। सेंटेंस इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है, पढ़ लीजिए। सेंटेंस क्या दिया हुआ है? आई लाइक दैट बॉय, ठीक। आई लाइक दैट बॉय। हम ऑप्शन में ना जाकर के पहले इस दैट को एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक। अभी इसमें क्या करना है हमको, देखिए दिस, दैट, दीज और दोज 4 वर्ड हैं, ठीक है। दिस है, दैट है। आप जल्दबाजी मत करिएगा, मेरे साथ आपको थोड़ा इत्मीनान से पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि समय थोड़ा सा ज़्यादा लगे, लेकिन ये जो समय आपको ज़्यादा लग रहा होगा वो आपको वीडियो ख़त्म करने के बाद ये लगेगा कि ये समय ज़्यादा नहीं लगा, समय तो कम लगा, क्योंकि जिस तरह से हमें इसकी एनालिसिस करनी है दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू, ठीक है। वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये 4 वर्ड आप नोट करिएगा, दिस, दैट, दीज और दोज। ये 4 वर्ड जो हैं वो एडजेक्टिव भी हैं और प्रोनाउन भी हैं। इसी तरह से डिस्कशन करना है। आप जानते हैं कि थोड़ा समय इसमें लगता है, ठीक। एडजेक्टिव और प्रोनाउन ये वर्ड दोनों हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। दीज आर एडजेक्टिव एज वेल एज प्रोनाउन। तो व्हेन दीज आर एडजेक्टिव एंड व्हेन दीज आर प्रोनाउन, ठीक। कैसे होगा? अगर एडजेक्टिव है तो यू नो कि एडजेक्टिव के बाद हम नाउन जरूर लगाते हैं, ठीक है। इफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड विदाउट नाउन, विदाउट मतलब मैंने माइनस लगा दिया। माइनस नाउन का मतलब क्या हुआ कि बिना नाउन के यूज आते हैं। अगर ये वर्ड्स दिस, दैट, दीज, दोज विदाउट नाउन यूज किए जाते हैं तो दीज आर प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाम सेम होगा, दीज वर्ड्स आर डेमोन्स्ट्रेटिव। इफ यूज्ड विद नाउन दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इफ यूज्ड विदाउट नाउन दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक। ये सिचुएशन है, ये टेक्निकल बात हो गई। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन ये है कि आई लाइक दैट बॉय। तो जो मैंने अभी बताया उस हिसाब से दैट के बाद क्या लगा है बेटा? नाउन लगा हुआ है। नाउन लगा है तो जो मैंने अभी बताया इस हिसाब से दैट क्या हो रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो रहा है, ठीक। नाउन तो किसी कीमत पर नहीं होगा क्योंकि पीछे नाउन लगा हुआ है। अब यहाँ पे ऑप्शन में हमको मिल रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके अलावा आपको मिला है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स आप जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की एनजी फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म होती है। तो ये पार्टिसिपल तो हो नहीं सकता। और कंजंक्शन किसी कीमत पर नहीं है क्योंकि 2 सेंटेंस को ना तो जोड़ रहा है, ना 2 वर्ड को जोड़ रहा है, ना 2 फ्रेजेस को जोड़ रहा है। तो फिलहाल ये तीनों मतलब ए, सी एंड डी कंप्लीटली कैंसिल किया जा सकता है। अब 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन आपके पास बच रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। आप ढूंढ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑप्शन में नहीं है। इन दैट केस यू शुड गो टू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर आप छोड़ देंगे तो आप नाउन, पार्टिसिपल और कंजंक्शन किसी कीमत पर नहीं लगा सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव 50% तो ट्रू है कि नहीं है आंसर, ठीक है। इट इज देयरफॉर आंसर बी शुड बी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ये बात समझ में नहीं आई, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा।
अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या है, देखो अंडरलाइन किया हुआ है हैप्पीनेस को। सेंटेंस पढ़ के देखो, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। ठीक, सेंटेंस आप समझ रहे होंगे, नो हैप्पीनेस। अच्छा, ये नो लिखा हुआ है, नो क्या काम करता है? नो काम करता है डिटर्मिनर का। ये क्वांटिटी और नंबर दोनों है। इफ यूज्ड बिफोर अ प्लूरल काउंटेबल नाउन, नो बुक्स, नो बुक, काउंटेबल नाउन के पहले लगाते हैं तो क्या हो गया? नंबर। और किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले जैसे वाटर लिखा तो नो वाटर, अब ये क्या हो गया? क्वांटिटी हो जाएगी। तो अगर ये एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है, क्वांटिटी नंबर जो भी बता रहा होगा, तो इसके बाद क्या लगा होगा? नाउन लगा होगा। जाहिर सी बात, डिटर्मिनर किसके लिए यूज किया जाता है? नाउन के लिए। दूसरी बात, नेस देख लो, नेस आपने पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब हम किसी एडजेक्टिव में NESS लगा देते हैं, नेस हो गया। जब किसी वर्ड में आप हुड लगा देते हो, जैसे चाइल्डहुड, ठीक है, एडल्टहुड, ये सब हो जाता है। ठीक है, हुड लगा दिया, ठीक है, नेस है, हुड है, ठीक है। इस तरह के वर्ड जब हम लोग उसमें यूज कर देते हैं, DOM है, डम है, जैसे होता है किंगडम है, विजडम है, ड्यूकडम है, सर्फडम है, तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अगर किसी वर्ड के पीछे लगे हैं तो 100% दे आर नाउन। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक, हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? खुशी। ठीक, खुश अगर होता तो एडजेक्टिव होता, खुशी है तो क्या होगा? नाउन होगा। ठीक, चलिए, तो दूसरा, अगर आपको इस तरह से सारे वर्ड नहीं याद हैं, अगर आप इसको पहचानना चाहते हैं किसी नाउन को, तो एक दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। कभी भी नाउन के बाद नाउन सेट नहीं होता। ठीक, नाउन के बाद नाउन सेट नहीं होता। कभी भी नाउन के पहले अगर वो वर्ड सेट हो जा रहा है तो ये क्या होगा? जाहिर सी बात है, एडजेक्टिव होगा। तो आप इसके बाद जब आपको डाउट हो कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है, तो क्या करिएगा? इसके बाद आप एक वर्ड यूज कर दीजिए, मैन। ठीक है, मैन। तो क्या हैप्पीनेस मैन होता है? नहीं होता। क्या होता है? हैप्पी मैन होता है। तो हैप्पी कैन बी यूज्ड बिफोर नाउन, मैन। तो हैप्पी क्या हो गया? एडजेक्टिव। हैप्पीनेस कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर मैन, तो हैप्पीनेस क्या होगा? नाउन होगा, इसलिए वो मैन के पहले फिट नहीं हो रहा है। अब फाइनल हो गया। 3 तर्क मैंने दिए आपको, 3 में से एक तर्क तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये वर्ड नाउन है। क्लियर हुआ? चलें आगे। चलिए अब हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में क्या पूछा जा रहा है? वही सेम क्वेश्चन है, और जो थोड़ी देर पहले हमने आपको डिस्कस किया था, नो हैप्पीनेस। नो हैप्पीनेस, अब यहाँ क्या लग गया? नो सेंस लग गया। ठीक, अब ये सेंस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि नो किसके पहले लगेगा बेटा? नो लगेगा नाउन के पहले, और नो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्वांटिटी और नंबर दोनों बताता है। तो मैं आपको बताया था कि ये डिटर्मिनर का काम करता है। ठीक, एक क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि ये नो डिटर्मिनर का काम करता है, जो नाउन की क्वांटिटी और नंबर बताता है। ठीक, चलिए, तो आपको थोड़ा सा डिटर्मिनर के बारे में बता दें, क्या होता है डिटर्मिनर। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, मतलब 2-3 मिनट, 4 मिनट लग सकता है, या 5 मिनट लग सकता है, बट यू शुड नॉट लीव। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं आप इनको समझ जाइए, आपकी ज़रूरत का है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या होते हैं? नाउन को डिटर्मिन करते हैं। तो डिटर्मिनर में कितनी चीज़ें आती हैं? देखो, डिटर्मिनर में एक चीज़ आती है आर्टिकल। ठीक, क्या होता है? आर्टिकल आता है। आर्टिकल क्या होता है बेटा? आ एंड द, ये सी समझिएगा, आर्टिकल आ होगा, एन होगा और द होगा, ये आर्टिकल होते हैं, ये डिटर्मिनर होते हैं, क्योंकि आ एंड द केवल नाउन के लिए लगते हैं। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। शार्ट में लिखूंगा, समझ जाना, ये पजेसिव हो गया और ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव कौन होते हैं? जैसे आपका माई लिखा, ठीक है, माई लिखा, योर लिखा, ये सब क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। एटसेट्रा कर दे रहा हूँ। ठीक, माई, योर, हिज, हर, इट्स, योर, देयर, ये सब होते हैं। हाँ, इसी में एक पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, जैसे माइन, योर्स, ये सब क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि माइन के बाद नाउन नहीं लगता, माई के बाद नाउन लगना जरूरी होता। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गए? डिटर्मिनर हो गए। अच्छा, एक और ले लो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है एक चीज। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव समझ रहे हैं क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इतना लिख दूं आप समझ जाएंगे ना। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, ये सब होते हैं। ईच है, ठीक है, ये हो गए आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मैं यहाँ पे आपको एटसेट्रा लगा देता हूँ। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं।
याद रखिएगा, जैसे मैंने डिमॉन्स्ट्रेटिव के लिए बताया था ठीक उसी तरह से ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरी को छोड़ करके ईच, आइदर और नाइदर ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं इफ यूज्ड विदाउट नाउन। जैसे ईच वाज प्रेजेंट इन द क्लास, तो ईच के बाद सीधे वाज लगा हुआ है। अगर हम कहें ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द क्लास, तो ईच के बाद स्टूडेंट लगाओगे तो ईच क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। कौन सा एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिटरमिनर का काम होता है, वन ऑफ द डिटरमिनर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाओ, आर्टिकल हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव की बात की थी, तो मैंने कहा था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। कौन कौन से वर्ड्स हैं इसमें, दिस, दैट, दीज एंड दोज। एक लिख दे रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, दिस के बाद एक्सेट्रा लगा दिया। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होते हैं, व्हेन यूज्ड विद नाउन, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। अगर यही चीज सपोज करो किसी दिन एग्जाम में आ जाता है दिस के साथ नाउन नहीं लगा हुआ है, तब ये क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस के साथ नाउन लगा होगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। हालांकि आज वाले क्वेश्चन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था वो, ठीक है, जबकि उसके साथ एडजेक्टिव, उसके साथ नाउन लगा था, फिर भी ये सिचुएशन बेस्ड हो गया कि वो उस प्रेजेंट सिचुएशन में हमें वही आंसर लगाना था, क्योंकि बाकी तीन दूर दूर तक नहीं संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में नेक्स्ट चीज आ जाओ। इसके बाद आते हैं जितने क्वांटिटी वाले वर्ड्स होते हैं, मतलब जिसको आप क्वांटिफायर्स कहते हैं। ठीक, क्वांटिफायर में दो चीज़ें आती हैं, क्वांटिटी और नंबर। ठीक है, मैं दोनों अलग अलग लिखा हूँ, लेकिन आप लोगों से एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है इंटेंसीफायर, क्वांटिफायर, इस तरह के वर्ड पूछे जाते हैं। तो क्वांटिटी एंड नंबर, दीज आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनको क्वांटिफायर कहते हैं। क्वांटिटी का मतलब जैसे नो लिखा है, ये भी जीरो क्वांटिटी हो जाएगी। अगर लिखा हुआ है लिटिल, तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी क्वांटिटी हो जाएगी। अगर नो लिखा हुआ है नंबर में तो जीरो नंबर हो जाएगा। फ्यू लिखा होगा तो थोड़े सी नंबर में आ जाएंगे। मेनी हो सकता तो थोड़ा और नंबर में आ जाएंगे। तो ये सारे क्या हो गए, दीज आर कॉल्ड डिटरमिनर्स। इसमें आर्टिकल को छोड़ करके बाकी सब क्या है, एडजेक्टिव हैं। तो डिटरमिनर में एक अलग से पार्ट ऑफ स्पीच आ जाती है आर्टिकल, और एडजेक्टिव से एक चीज गायब हो जाती है। वो कौन सी है, वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे ऑनेस्ट है, गुड है, बैड है, ये क्वालिटी है। दीज आर नॉट डिटरमिनर्स। क्वालिटी को छोड़ करके जो एडजेक्टिव बचेंगे उसमें से मैक्सिमम डिटरमिनर हो जाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। डिटरमिनर को कोशिश किया मैंने कि थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नो क्या होगा, आपका नो है डिटरमिनर। इसी पर तो इतनी देर तक बात चल रही थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या पूछा जा रहा है, देखो यहाँ दिया है नन। ठीक है, नन ऑफ दीज कार्स इन इज इन यूज। तो देखो प्रोनाउन में एक चीज होती है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जब किसी इंडेफिनिट पर्सन के लिए यूज किया जाता है तो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। सपोज जैसे आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो, सपोज कहीं पढ़ने के लिए गए हो और जब आप लौट के आते हैं तो आपकी खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। आपने किसी से पूछा किसने तोड़ दिया, तो या तो कोई नाम लेके बता देगा गुड्डू ने तोड़ दिया, या किसी ने कहा कि ही हैज़ ब्रोकन द ग्लास ऑफ विंडो। अगर नहीं पता बताने वाले तो क्या कहेगा, समवन हैज़ ब्रोकन द ग्लास ऑफ विंडो, तो समवन लगा देंगे। समवन क्या होगा, किसी ने तोड़ दिया। तो नाइदर स्पीकर नॉर लिसनर नोज अबाउट द पर्सन, तब क्या हो जाएगा, नाइदर, नन लगा देंगे आप, समवन लगा देंगे आप, एनीवन लगा देंगे आप, एवरीवन लगा देंगे आप। तो जो वन और बड़ी से बनते हैं वर्ड्स, जैसे एक एक एग्जांपल दूंगा मैं। जैसे एनी लिखा, एनी में लगा दिया वन, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। ठीक, बाकी आगे आप समझिएगा, एनीवन, एनीबडी, एनीबडी, एनीथिंग। और सम में लगा दिया समवन, समबडी, समथिंग, ये हो गया। ठीक, ऐसे ही एवरी में लगा दिया एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये लगा दिया। और नन में, नो में लगा दिया तो नन में क्या हो गया, एक नन हो गया, एक नो वन हो गया। नन और नो वन एक ही चीज होते हैं, नन, नो वन, नो बडी और नथिंग। ये क्या हो गया, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। और एक और ले लेना, इसमें वन को जब जनरल सेंस में यूज किया जाता है प्रोनाउन की तरह, तो वन आल्सो इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो अभी मैंने ये नन लिखा था, तो नन क्या होगा आपका, इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। आंसर ले लो कहाँ पर है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। और यहाँ पे इन्होंने आंसर सारे के सारे प्रोनाउन के दिए हैं। ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जब उसमें सेल्फ लगता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये लगता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दिस, दैट, दिस, दोज। इफ यूज्ड विदाउट नाउन तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे।
ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अभी थोड़ी देर पहले ईच एवरी आइदर नाइदर की बात की थी मैंने। ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद अगर नाउन लगा होगा तो ये क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे। और ईच आइदर नाइदर, एवरी को छोड़ के ईच आइदर नाइदर अगर विदाउट नाउन आते हैं तो क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। आई थिंक आपका क्वेश्चन का आंसर और बाकी सारे तीन के तीनों ऑप्शन आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, आई एम श्योर। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए नाउ को अंडरलाइन किया गया है। ठीक, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, अब हम काम करना शुरू करें। तो ये नाउ किसके लिए लगा है, काम शुरू करने के लिए। और बिगिन टू वर्क क्या है, बिगिन टू वर्क है आपका एक्शन, ये आप कार्य करने जा रहे हैं। कब करने जा रहे हैं, नाउ। कब क्या हुआ, व्हेन करने जा रहे हैं, ये हो गया आपका आंसर किसका है, नाउ इज द आंसर ऑफ व्हेन। और टाइम देखो क्या क्या चीजें होती हैं, एडवर्ब, आप ध्यान रखिएगा। एडवर्ब का क्वेश्चन अभी आगे आपको फिर मिलेगा, एक बार मैं यहाँ डिस्कस करा दे रहा हूँ, वहाँ फिर हमको वो काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक चीज होती है वर्ब, वर्ब मतलब कौन सी, एक्शन होगी। एक्शन के साथ क्या हो सकता है, एक्शन का आप मैनर पूछ सकते हैं कि आपने इस काम को कैसे किया। मैं कैसे मतलब जैसे हम कहेंगे फास्ट है, हार्ड है, साइलेंटली है, ठीक है, केयरफुली है, केयरलेसली है, ठीक है, पेशेंटली है। तो ये होता है हम उस काम को किस ढंग से किए हैं। तो इफ एनी वर्ड इज टेलिंग अबाउट द मैनर ऑफ एक्शन, तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा, मैनर ऑफ एक्शन। दूसरा क्या हो गया, टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, टाइम ऑफ एक्शन का मतलब क्या होगा, उस काम को कब किया गया, व्हेन द एक्शन वाज परफॉर्म्ड, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, देन, इस तरह के जो वर्ड आते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये टाइम बताएंगे। अच्छा, अगली चीज होती है प्लेस। प्लेस का मतलब क्या हुआ, हियर, देयर, कहाँ उस काम को किया गया, वो भी क्या होगा, एडवर्ब होगा। जो भी वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता में मैनर, प्लेस, टाइम, ये सब कुछ आता है। मैनर, प्लेस, टाइम हो गया। अच्छा, इसमें आएगा रीजन भी, ध्यान रखिएगा, रीजन ऑफ एक्शन। रीजन ऑफ एक्शन जैसे किस कारण से वो काम हुआ। अब जैसे इसमें रिजल्ट बताएंगे, देयरफॉर लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, कोई कारण बताते हैं। उसी वजह से आई हैड ईटन आइसक्रीम एट मिडनाइट, देयरफॉर आई कॉट कोल्ड, इसलिए हमें जुकाम हो गया। तो ये देयरफॉर क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होते हैं, ये भी एडवर्ब होंगे जो कि रीजन बताते हैं। ठीक, रीजन हो गया, पर्पज हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको क्या होती हैं, एडवर्ब होती हैं, और ये वर्ब को मॉडिफाई करती हैं। दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर वर्ब, ये किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताती, वर्ब की बताती हैं। क्या क्या हो सकता है, मैनर हो सकता है, टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, रीजन हो सकता है, पर्पज हो सकता है, एटसेट्रा एंड बहुत सारी चीज़ें। कभी एडवर्ब को डिटेल में बताएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आपके 2 क्वेश्चन इतनी सी इंफॉर्मेशन में हो जाएंगे। एक चीज़ और बची है आपको, एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताती है, जिसको हम लोग इंटेंसिफायर कहते हैं। ठीक, और सीडीएस में कई बार आ चुका है इंटेंसिफायर क्या होता है। फिलहाल इस समय हमारा आंसर क्या होगा, नाउ हमारा आंसर होगा एडवर्ब। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अंडरलाइन किया गया है ओइंग टू। ओइंग टू देखिए आगे क्या दिया है, ओइंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस। ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस क्या हो गया, ये उसका काम है। ओइंग टू इल हेल्थ क्या होगा, वो उसका है कारण, बीमार होने के नाते। अच्छा, लेकिन ये बीमार होने के नाते ये जो कारण बताया जा रहा है किसके थ्रू बताया जा रहा है, किसी एडवर्ब के थ्रू नहीं बल्कि किसी प्रीपोजिशन के थ्रू बताया जा रहा है। अच्छा, प्रीपोजिशन क्या है, ओइंग के साथ टू लगा हुआ है। ये कैसा है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। जब 2 वर्ड मिलके, जैसे इनटू है, अपॉन है, ऑन टू है, इन स्पाइट ऑफ है, इंस्टेड ऑफ है, ठीक है, और ओइंग टू है, ऑन अकाउंट ऑफ है। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो 2 या 3 वर्ड से मिलके बने होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक, तो ओइंग टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, कंजंक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि ये 2 सेंटेंसेस को या 2 क्लॉजेस को जोड़ नहीं रहा। पार्टिसिपल थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, वो नहीं हो सकता। और डिटर्मिनर किसके लिए लगता है, नाउन की विशेषता बताने के लिए लगता है। क्वांटिटी, नंबर, पोजीशन, ये सब होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले डिटर्मिनर डिस्कस किया था, आप समझ गए होंगे कि यहाँ डिटर्मिनर नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ होगा कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, या प्रीपोजिशन हो गया। ठीक, नेक्स्ट आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में किसको अंडरलाइन किया गया, देयरफॉर को। अभी थोड़ी देर पहले हम देयरफॉर पर चर्चा कर रहे थे। सेंटेंस देखो, लिखा हुआ है कि माई सिस्टर इज जस्ट 16, मेरी बहन केवल 16 साल की है। आगे लिखा हुआ है कि
नॉट एलिजिबल टू वोट, इसलिए वो वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये देयरफॉर क्या बता रहा है, रीज़न बता रहा है क्यों वो वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि केवल 16 ईयर की है। अच्छा, ये एंड क्या है, एंड कंजंक्शन का काम कर रहा है। एंड क्या है, एंड दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, और देयरफॉर क्या बता रहा है, वोट ना दे पाने का रीजन बता रहा है, जो पहले लिखा हुआ है, माय सिस्टर इज जस्ट 16। ठीक है, तो इसको क्या कहोगे आप, इसको अब आप एंड ना लगा होता तो हम देयरफॉर को कंजंक्शन मान लेते, लेकिन कंजंक्शन का काम, जो कनेक्ट करने का काम है पहले और दूसरे सेंटेंस को, द वर्क ऑफ कंजंक्शन इज डन बाई एंड, तो ये एंड काम कर रहा है। देयरफॉर क्या कर रहा है, केवल रीजन बता रहा है। तो जब रीजन बता रहा है तो ये क्या होगा, ये एडवर्ब होगा, कंजंक्शन नहीं होता। एंड पूछा गया होता तो हम कंजंक्शन लगा देते। मैं मानता हूं कि आपने देयरफॉर को कंजंक्शन में पढ़ा है, लेकिन आपने एंड को भी तो कंजंक्शन में पढ़ा है। ये फंक्शन की बात होती है। इन दिस सेंटेंस देयरफॉर इज टेलिंग द रीजन या पर्पज, ठीक है, और कंजंक्शन का काम एंड कर रहा है। देयरफॉर, फिर मैंने बोला ना देयरफॉर इज एडवर्ब। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या करना है, देखो इसमें लिखा है दे ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विद अस। फाइंड फॉल्ट का मतलब होता है दूसरों में कमियां निकालना। टू फाइंड, देखो ये टू के साथ क्या लगा है, फाइंड। इन्फिनिटिव क्या होती है, इन्फिनिटिव होती है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। तो इसमें फाइंड को अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, नहीं तो अब फिर क्या आ जाता है, फिर आपका ऑप्शन बन जाता है वर्ब। ठीक है ना, क्योंकि हालांकि टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए हैं तो वो एक्यूरेटली इन्फिनिटिव होती है, लेकिन वर्ब में आ जाएगी। जैसे वर्ब है, वर्ब में कई टाइप, वर्ब में फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट होती है, नॉन फाइनाइट में जेरंड होती है, पार्टिसिपल होती है, इन्फिनिटिव होती है। तो ये वर्ब के रेंज के अंदर ही ये सब इन्फिनिटिव आ जाएंगे। जैसे वर्ब में पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जेरंड सब आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है केवल टू को। ठीक, क्या अंडरलाइन किया गया, केवल टू को अंडरलाइन किया गया था, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव। और प्रेपोजिशन का ऑप्शन नहीं है, ये मत सोचिएगा। प्रेपोजिशन यहाँ होता भी नहीं। वर्ब के पहले जब टू लगता है तो दैट इज नॉट प्रेपोजिशन, देन दैट इज इन्फिनिटिव। अगर टू के बाद प्लेस वगैरह आ गया होता, जैसे टू कानपुर, ठीक है, इस तरह से कुछ लिखा होता, तब हम मानते उसको कि वो प्रेपोजिशन है। टाइम वगैरह नहीं बता रहा है, यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले लगा है। अब ये क्या होगा, ये प्योर इन्फिनिटिव है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि आपका डाउट। चले आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है बेटा, विच वे शैल वी गो। तो ये वे क्या है बेटा, वे है आपका नाउन, किस रास्ते हम जाएंगे, और इसके पहले क्या लगा है, विच। अभी थोड़ी देर पहले कहे थे कि नाउन के पहले, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन के बारे में पूछने के लिए क्या लगता है, एडजेक्टिव लगता है। विच किसके लिए लगा है, गो के लिए कि वी के लिए कि शैल के लिए, किसी के लिए नहीं लगा। विच किसके लिए लगा, वे के लिए, किस रास्ते हम जाएंगे। तो विच नाउन के लिए लगा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। और पूरा नाम लोगे तो क्या होगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। विच क्या है, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब आप कहोगे क्वेश्चन वर्ड है विच वाला, तो प्रोनाउन होगा, नहीं। देखो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं लग पाएगा। प्रोनाउन होगा हु होगा, होम होगा, व्हाट होगा, ये प्रोनाउन होंगे। ठीक है, व्हिच लगता है तो इसके साथ नाउन लगाते हो, तो व्हिच नाउन, व्हिच के जरिए व्हिच बुक, ठीक है, व्हिच कॉलेज, ठीक है, व्हिच टीचर, तब क्या लग जाता है, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। अब वेयर है, हाउ है, व्हाई है, व्हेन है, ये क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। ठीक, सारे क्वेश्चन वर्ड को, WH वाले वर्ड को आप प्रोनाउन नहीं कह सकते हो। क्लियर हो गया। तो अब आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, एडजेक्टिव। योर आंसर शुड बी एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या करना है, देखो एलास ये दिया हुआ है, इसमें क्या लगा है, एक तो ये लगा है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक इस वजह से इंटरजेक्शन हो गया। दूसरी बात, इंटरजेक्शन क्या करता है, इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस योर फीलिंग, एंगर, जॉय, सारो, हेट्रेड, सरप्राइज, इस तरह की चीज़ों को एक्सप्रेस करता है। तो एलास ही इज डेड, अफसोस कि वो मर गया। तो ये क्या है, मतलब एलास, दिस वर्ड इज एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग ऑफ ग्रीफ, इसलिए ये क्या होगा, ये कहा जाएगा इंटरजेक्शन। क्लियर हो गया। तो हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम काफ़ी हो गया इस 10 क्वेश्चन में, लेकिन अब आगे इतना समय नहीं लगेगा। चलिए आते हैं आपके अगले सेट में। अगला सेशन हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए, तो ये खाली जगह दी हुई है, इसको भरना है। क्या करना है,
पढ़िए पहले, ही वॉज डैश स्पीकर दैट आई हैड एवर। ध्यान रखिएगा जब भी ये वर्ड लग जाता है एवर, एवर लगा तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि अभी तक के सभी लोगों से कंपेयर करता है। जैसे दिस इज द डैश स्टोरी आई हैव एवर रीड, तो मतलब ये जो मैंने अभी तक पढ़ी है, जितनी भी कहानियां मैंने अभी तक पढ़ी हैं उनमें ये, अब एक तरफ एक कहानी एक तरफ सारी कहानियां, तो आप सारी कहानियों से इसको कंपेयर करेंगे तो ये सुपरलेटिव हो जाएगा। वैसे यहाँ लिखा ही वॉज डैश स्पीकर दैट आई हैड एवर हर्ड, तो वो अभी तक जितने मैंने लोगों को सुना है उनमें सबसे अच्छा स्पीकर है। तो एलोक्वेंट सब में लगा ही है, ठीक है, एलोक्वेंट लगा है। एलोक्वेंट एडजेक्टिव होता है। एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, जो आदमी बोलने की कला में बहुत एक्सपर्ट होता है। ही इज मास्टर, ही इज अ मतलब वेटरन इन आर्ट ऑफ स्पीकिंग। तो ही वाज डैश स्पीकर, कैसा, सुपरलेटिव डिग्री में। जो मोस्ट एलोक्वेंट क्या हो गया, द मोस्ट एलोक्वेंट, ये हो गया आपका आंसर। मोर कंपैरिजन करेगा तो और लोग भी चाहिए इसके लिए, ठीक है। वेरी नहीं लग पाएगा, पॉजिटिव डिग्री होगी नहीं, पॉजिटिव डिग्री होगी नहीं। यहाँ कहा था मैंने एवर लगा हो तो आप सुपरलेटिव डिग्री लगाइएगा। क्लियर हो गया, चले आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या करना है, काम वही है 20 तक। चलिए सेंटेंस पढ़िए। लिखा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति का क्या नाम था। टू, माइंड करिएगा इस पे। टू डैश यू स्पोक ऑन द फोन, मतलब जो आप फोन पर बात कर रहे थे कि जिससे। दूसरी बात, ये टू क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जो भी आप नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं वो नॉमिनेटिव केस में होता है या ऑब्जेक्टिव केस में। तो टू प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक। ऑब्जेक्टिव होगा तो हु क्या होता है, हु इसमें होता है नॉमिनेटिव, ठीक है, ये होता है नॉमिनेटिव। अब समझ जाएंगे, हुम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। हुज पजेसिव होता है, हुज के साथ नाउन आना जरूरी होता है। हुज फ्रेंड, हुज बुक, ऐसे होता है। तो हुज के साथ नाउन जरूरी है, एडजेक्टिव होता है, ये लगेगा नहीं। और व्हिच जो होता है वो पर्सन के लिए नहीं लगता, पर्सन के लिए ये व्हिच जो है एनिमल्स और थिंग्स के लिए लगता है, ठीक है। तो व्हिच लग नहीं पाएगा, इस वजह से बचे दो। अब टू के बाद ऑब्जेक्टिव हमको चाहिए, हम नॉमिनेटिव नहीं लगा सकते, वी कैन नॉट यूज हु, ठीक है। तो आपसे के पास क्या ऑप्शन बचा, होम बचा। अगर आप टू को लिहाज से करते हैं, टू प्रीपोजिशन, इसके बाद ऑब्जेक्टिव चाहिए। अगर वो वर्ब से करना चाहे तो देखिए, तो ये स्पोक क्या है, वर्ब है, तो यू क्या होगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट है। यानी कि हम यहाँ सब्जेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। और हु लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। इस वर्ब का एक सब्जेक्ट है तो दूसरे सब्जेक्ट की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ किसकी ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। मतलब 2 पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको जो पसंद हो वो समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या भरना है, देखिए, हैव यू सीन मोहन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाना है, लेटली लगाना है, स्टरडे लगाना है, लास्टली लगाना है, लेट लगाना है, ठीक। एक बात ध्यान रखिएगा, जब यस्टरडे लगा होता है किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। आप कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। कब होगा, अगर यस्टरडे के पहले आपने सिंस लगा दिया, सिंस यस्टरडे, तब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है। अगर सिंस नहीं लगा है यस्टरडे के पहले तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। और सेंटेंस आपका क्या है, हैव यू सीन, प्रेजेंट परफेक्ट में है, दैट मीन्स कि ये नहीं लगेगा। लेटली है तो लेटली के साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगता है, कैसे, लेटली है, ऑफ लेट है, रिसेंटली है, ठीक है। तो इन सब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज होता है और इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, लेटली। लास्टली नहीं लगता, लास्टली, फर्स्टली, लास्टली, ये सब तो क्रम के लिए लगते हैं। लेट का मतलब होता है देर से, ठीक है ना, हाल ही में नहीं। यहाँ हमको क्या चाहिए, हाल ही में, देर से का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या आपने मोहन को हाल ही में, हाल फिलहाल में देखा है, या आपने मोहन को देर से देखा है, तो देर से का यहाँ कोई सेंस नहीं आ रहा है, क्या होगा, लेटली होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, ये देखिए, खाली जगह, क्या लिखा है, वी लिव इन डैश एन ओल्ड हाउस। इस एन पर जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एडजेक्टिव लगाना है, देखना है कि किसके बाद आ एन लगा सकते हो। प्रिटी एन, प्रिटी के बाद आ एन लगता नहीं, क्वाइट के बाद आ एन लगता है अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो फेयरली के बाद आ एन लगता नहीं है, ये नहीं लग पाएगा। रैदर के बाद भी आ एन नहीं लगता है, रैदर आ गुड, रैदर आ में नहीं होता, रैदर आ गुड में नहीं, ठीक है। रैदर के बाद आ एन नहीं लगाना है, क्वाइट के बाद ही लगाना होगा। क्वाइट और कौन लगता है, एक, अब ध्यान दीजिए, सच, सच के बाद क्या लगा सकते हो, इसके बाद भी आ एन लगता है, वो भी तब जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन उसके बाद आ रहा हो तो, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा आपका, क्वाइट लगा।
क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर पे। यहाँ पे खाली जगह भरनी है तो क्या लगेगा, आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो। आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो। हाँ ठीक है, टुमारो है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप प्लान बना सकते हो। ठीक है, जैसे हम कहें कि वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, कल हम दिल्ली जा रहे हैं, तो आप टुमारो के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा सकते हो इफ़ यू आर टेलिंग अबाउट फ्यूचर प्लान। ठीक है, आगे लिखा अनलेस डैश, अनलेस इट रेन्स। अनलेस देखो, अनलेस अगर बारिश ना हुई तो अगर बारिश ना हुई तो ये अनलेस लग गया। अब जा रहे हैं फ्यूचर में तो इट के साथ विल लगाना चाहिए, पर लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही कंडीशनल कंजंक्शन होता है, इफ़ है, अनलेस है, तो इनके साथ हम विल सेल लगाते नहीं हैं। मीनिंग में निकलेगा पर लगाएंगे नहीं। तो इट के साथ क्या लगेगा, इट विल रेन होना चाहिए था। पहले मैं गलत लगा के आपको फिर सही कराऊंगा। अनलेस इट विल रेन, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अनलेस के साथ विल लगाना नहीं है, तो इट के साथ क्या होगा, रेन लग नहीं पाएगा, क्योंकि इसको सिंगुलर बनाना होगा तो इसमें करना पड़ेगा आपको रेन्स। तो होगा क्या, अनलेस इट रेन्स। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ये पहला वाला हो गया। अब देखिए, ये अनलेस के साथ नॉट नहीं लगता, कट गया, एक हो गया। दूसरी बात, अनलेस के साथ इफ, अनलेस, इन सब के साथ कोई मॉडल वर्ब नहीं लगती, दूसरा कट गया। इट रेन्ड क्या हो गया, ये हो जाएगा पास्ट में। अगर ये पास्ट में हो गया, हम जाएंगे, क्या हुआ, बात कर रहे हैं कल की, कि कल हम टेनिस खेलेंगे अगर बारिश हो गई, मतलब क्या होगा, पास्ट की बात। अगर कल बारिश होती है, कल बारिश हो गई थी तो हम कल खेलेंगे, ये बनेगा नहीं। एक सेंटेंस प्रेजेंट में फ्यूचर को इंडिकेट करता हुआ, दूसरा सेंटेंस पास्ट में नहीं लगेगा। किस में होगा, वो भी प्रेजेंट में होगा। एक्चुअली इट रेन्स प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर में है। वो तो शर्त ये है कि इफ और अनलेस के साथ हम विल सेल नहीं लगाते हैं, इसलिए वो प्रेजेंट में ड्रॉप कर गया। ठीक है, नहीं तो होता वो फ्यूचर में ही। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये खाली जगह दी है, लिखा है द डैश ऑफ द कार इज अननोन। कार की डैश अननोन है। देखिए, आप लोग भी अक्सर ये बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बाइक है, ठीक है, अभी आप लोग तो बाइक वाले होंगे ना, तो जैसे कहते हैं कि ये 2014 मॉडल की बाइक है, ये 2018 मॉडल की बाइक है, ये 2020 मॉडल की बाइक है। तो ये मॉडल का मतलब क्या होता है, उसकी बनावट होती है। कार हो, मोटरसाइकिल, उसकी बनावट होती है। तो बनावट के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे, मेकअप तो करेंगे नहीं। मेकअप का मतलब होता है किसी कमी को भरपाई करना। मेकिंग आप लगा सकते हो, और मेड अप होगा नहीं, क्योंकि इसको आप, ये मेड अप ऑफ कार नहीं होगा। अच्छा, ये मेक है। अच्छा, आपको लगा होगा कि ये मेक वर्ब है, तो हम इसको क्यों लगाएं। भाई देखो, मेक वर्ब है, साथ ही साथ मेक क्या है, नाउन भी है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए, मेक नाउन है, और इस नाउन का मतलब, मेक का मतलब होता है बनावट। ठीक है, बनावट का मतलब होता है किस सन की, जिसकी बनावट है, कौन सा मॉडल है, ये समझ लीजिएगा, ये बनावट हो गई। ये गलती से बात लिख दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा, ये बनावट है। ठीक, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मेक नाउन है, लग सकता है मेक नाउन की तरह। देखिए, कई वर्ड होते हैं, जैसे लव है, एक वर्ड है लव। लव हम क्या करते हैं, यूज जनरली किस तरह करते हैं, वर्ब के रूप में। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि लव इज़ ब्लाइंड, तब लव नाउन होता है। वी रिस्पेक्ट योर लव फॉर कंट्री, अब लव क्या हो गया, नाउन है। वी लव आवर कंट्री, अब लव क्या हो गया, वर्ब हो गई। ठीक उसी तरह से मेक अगर वर्ब की तरह यूज करोगे तो वर्ब है। नाउन की तरह यूज करना चाहो तो ये बनावट या कंस्ट्रक्शन के या मॉडल के रूप में मेक का यूज किया जा सकता है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर शुड बी मेक। ठीक है, मुझे पता है आपने मेकिंग लगा रखा होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17 नंबर का। 17 में ये खाली जगह है भरिए। क्या लिखा है, ही पेड हिज डेप्ट डैश टू द लास्ट पेनी। उस आदमी ने अपना कर्ज उतारा। टू द लास्ट पेनी का मतलब क्या हुआ, आखिरी आने तक। आने का मतलब क्या हुआ, आखिरी पाई तक, आखिरी पैसे तक, मतलब पाई चुका दिया। जब हम कर्ज को पाई चुकाते हैं तो पे डाउन करते हैं। क्या करते हैं, पे डाउन, याद रखिएगा, पे डाउन द डेप्ट, ऐसे होता है। आप पाई चुका दिए, क्या लगाना हो आपको, पे के साथ डाउन लगाएंगे। पे ओवर, पे फुल नहीं लेगा, आपको लगा होगा पे फुली कर दें। फुली मतलब पूरा कर्जा चुका दिया, नहीं, पूरा कर्जा, यहाँ टू द लास्ट पेनी तो लिखा ही हुआ है। जब आप कहेंगे ही पेड द डेप्ट फुली के बाद टू द लास्ट पेनी कहने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो टू द लास्ट पेनी लिखा हुआ है, तो फिर इसी की वजह से ये फुली नहीं लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे आप, डाउन लगाएंगे। क्लियर हो गया, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए यहाँ पे भरना है, डेवलपिंग डैश
इन अ डाइवर्स कंट्री। डाइवर्स कंट्री, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्स कंट्री? देखिए उदाहरण ले लीजिए अपना देश इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। कैसे ये डाइवर्स कंट्री है? देखिए नॉर्थ से साउथ तक में हमारा एथनिक ग्रुप अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, बहुत सारा रिलीजन है यहाँ पे, बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे फेस्टिवल अलग अलग टाइप के होते हैं। नॉर्थ से साउथ में कितना डिफरेंस है, ईस्ट से वेस्ट में कितना डिफरेंस है। तो ये बहुत सारे प्रकार के कल्चर्स यहाँ पे पाई जाती है, इसलिए ये डाइवर्स कंट्री है। अच्छा, एक डाइवर्स कंट्री में डेवलपमेंट रिक्वायर्स डिटेल्ड प्लानिंग, इसके लिए डिटेल प्लानिंग की जरूरत होती है। तो डेवलपिंग डैश, क्या डेवलप करने के लिए बताओ? ग्रोथ डेवलप करोगे कि स्कार्सिटी? स्कार्सिटी अभाव है, निगेटिव वर्ड हो जाएगा। पॉवर्टी निगेटिव वर्ड होगा। गरीबी डेवलप नहीं करना है हमको, अभाव नहीं डेवलप करने हैं। क्या डेवलप करना है? आप ले लीजिए ग्रोथ या इंफ्रास्ट्रक्चर में से कुछ। तो ग्रोथ डेवलप नहीं की जाती, ग्रोथ होती है, ठीक है। तो डेवलप क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, जैसे सड़कें बनाना, पुल बनाना, रेल लाइन बिछाना, फैक्ट्रियां लगाना, ये सब होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का। देखो यहाँ क्या करना है, डैश प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर को, कृषि को, खेती को सपोर्ट करने के लिए डैश प्रोविजंस किए गए हैं। प्रोविजन का मतलब क्या हुआ? व्यवस्था, इंतजाम किया गया, अरेंजमेंट किया गया है। तो प्रोक्योरमेंट प्रोविजंस, देखो भाई प्रोविजंस क्या है बेटा? ये है नाउन, और प्रोक्योरमेंट क्या है? ये भी नाउन है। अच्छा, प्रोक्योरमेंट क्यों लगता है? किसी उपलब्धि वगैरह कुछ अचीव करने के लिए प्रोक्योरमेंट यूज किया जाता है। दोनों नाउन है, नाउन के पहले नाउन नहीं लगेगा, शुरुआत से बता रहा हूँ, ठीक। अब ये है सब्सिडाइज्ड, ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन सब्सिडाइज्ड का मतलब क्या होता है? जो छूट पर मिलता है। जैसे मान लो कोई चीज़ आप ऐसी खरीदते हैं जिस पे सरकार सब्सिडी दे रही हो, कुछ सरकार की ओर अपनी ओर से पैसा लगा रही हो। तो प्रोविजन जो होता है ना, मतलब एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए जो उपयोग, जो इंतजाम किए गए हैं, वो सब्सिडाइज्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं लग पाएगा। अब क्या होगा? एडिकेट, एडिकेट का मतलब क्या होता है? उचित या प्रॉपर, ठीक है, सुटेबल, ठीक है, एडिकेट, तो ये हो जाता है। तो एडिकेट है, अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट प्रोविजन किए गए, उचित प्रबंध किया गया है ना कृषि को इंप्रूव करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो एडिकेट इज सुटेबल ऑप्शन। कैपिटल प्रोविजन, तो कैपिटल प्रोविजन नहीं होगा भाई, पूंजी प्रोविजन थोड़े होता है। एडिकेट प्रोविजन, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन शुड बी एडिकेट। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या लगाएंगे? द डैश ग्रोथ इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नंबर ऑफ रिफॉर्म्स। जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में डैश ग्रोथ आई है, इसको बहुत सारे जो नंबर ऑफ रिफॉर्म्स हैं उनको उसकी क्रेडिट दी जानी चाहिए। तो ग्रोथ कैसी हुई होगी? अब बताओ, इफिशियंसी ग्रोथ हुई होगी कि फेनोमेनल ग्रोथ हुई? इफिशियंसी ग्रोथ मतलब कार्यकुशलता में, स्किल में जो ग्रोथ हुई है, तो इफिशियंसी ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ देखो फिर वही बात आएगी, ग्रोथ नाउन है और इफिशियंसी क्या है? नाउन है। तो नाउन कैन नॉट क्वालिफाई अ नाउन, इसलिए एफिशिएंसी, दोनों नाउन होने के नाते नहीं लगेंगे। फेनोमेनल, फेनोमेनल क्या है? एडजेक्टिव, और फेनोमेनल का मतलब क्या होता है? बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अ ह्यूज ग्रोथ, ये लग सकता है। फेनोमेनल ठीक है। कैटास्ट्रॉफी क्या होगा? ये नेगेटिव वर्ड। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन होगा, विनाश होगा, आपदा होगी, ये नहीं है। मतलब अब देखिए विनाशकारी ग्रोथ थोड़े ना होती है। अब मीटियर का मतलब क्या होता है? आसमान में जो तारे टूटते हैं जिनको मीटियर्स कहा जाता है, ये तो यहाँ पे लगने का कोई चांस ही नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या हो रहा है? ये है ऑर्डरिंग ऑफ चंक्स इन अ सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस के कई टुकड़े कर दिए गए होंगे, उनको एक क्रम में लगाना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे ले लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, क्वेश्चन है, देखिए, इंडिया हैज़ बिकम विद टाइम, विद टाइम मतलब होता है समय के साथ, तो ये बाद में भी लग सकता है और स्टार्टिंग में भी लग सकता है, मतलब मे स्टार्ट और एंड, ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो किसी में क्यू एंड में दिया तो है एक में, और एक में स्टार्टिंग में दिया हुआ, दो में स्टार्टिंग में दिया है, कोई बात नहीं है। आगे लिखा है इंडिया हैज़ बिकम विद टाइम अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर। आगे लिखा है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर। अच्छा, जब यहाँ की लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर, तो लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर का मतलब यहाँ ये 25% दे दिया, डेटा दे दिया, कोई बात कही, इस बात के सपोर्ट में इन्होंने डेटा दिया, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है एस को सपोर्ट करेगा कौन? आर।
और ये लिखा है जो इंडिया हैज़ बिकम, इंडिया बन गया है, क्या बन गया है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर। तो ये क्या करेंगे आप, एस के पहले क्या लगा लें आप, पी लगा दें, तो मतलब पी एस आर का कॉम्बिनेशन फिक्स है। अब जो क्यू है वो पहले भी हो सकता है और क्यू बाद में भी हो सकता है। तो अब देखते हैं क्यू पी एस आर मिल जाएगा या पी एस आर क्यू मिल जाएगा। तो पी क्यू आर ये तो नहीं हो पाएगा, पी आर एस, आर के बाद एस नहीं लगना है, आर एस के बाद लगना है, तो क्यू पी एस आर, तो क्यू पी एस आर ये हो सकता है। और क्यू आर पी, आर पी एस हो ही नहीं सकता। आपके पास एक ऑप्शन बचा है केवल सी वाला। ठीक है, अगला हम चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। ठीक इसी तरह करेंगे। देखिए प्रेजेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। अब प्रेजेंट के बाद आगे लिखा एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स, पेरिल का मतलब क्या होता है, खतरा, डेंजर होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये क्या हो गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेस हो गया। लिखा है द एक्सट्रीम्स, द एक्सट्रीम्स के बाद ऑफ लगाना पड़ेगा, द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो आर के बाद एस लगाएंगे क्योंकि ये मतलब ये ऑफ जो लगा है ये ऑफ क्लाइमेट चेंज किसी के साथ जुड़ेगा ही नहीं। ठीक है, इसी के साथ जुड़ पाएगा, द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रेजेंट है ये क्या है, वर्ब है, क्योंकि इसके अलावा पूरे सेंटेंस में कहीं कोई वर्ब नहीं लगी है। देखो प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, द एक्सट्रीम्स है, द क्लाइमेट चेंज है, कहीं कोई वर्ब है नहीं, तो एक वर्ब तो चाहिए। तो इस प्रेजेंट को हम लोग क्या बनाएंगे, वर्ब बनाएंगे। वो है, हम बना नहीं सकते, प्रेजेंट इज वर्ब, यहाँ पे वही काम ही है उसका। तो एग्जिस्टेंशियल पेरिड कौन प्रेजेंट कर रहा है खतरा, तो एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ये खतरा होकर पैदा कर रहा है। जो आर और एस है ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और जो पी है प्रेजेंट ये हो गई हमारी वर्ब। और कहाँ पैदा कर रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये हो गया आपका प्लेस, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई और प्लेस हो गया। तो आर एस पी और पी के बाद क्या करोगे, क्यू, आर एस पी और आर एस पी के बाद क्या लगाओगे, क्यू लगाओगे। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहना, देखिए पढ़िए, द कंपनी फॉरकास्ट, फॉरकास्ट का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना, ये है हमारी वर्ब। तो कंपनी भविष्यवाणी करती है। अब किस बात की भविष्यवाणी करती है, क्या भविष्यवाणी की, तो पहले उसको उठाओ। आगे लिखा है फोरकास्ट के बाद क्या है, एविएशन मार्केट अमंगस्ट, अब ये अमंगस्ट लगा दिया, एविएशन मार्केट अमंगस्ट, अमंगस्ट के बाद क्या लगाओगे, किसके बीच, तो लिखा है द G20 कंट्रीज, तो ठीक है ये इसको पीछे लगा दो, मतलब क्यू के बाद आर लगाना है, अमंगस्ट द G20 कंट्रीज ये होगा। अब यहाँ लिखा है दैट इंडिया विल बी, अब दैट इंडिया, तो दैट किसके साथ करोगे, द कंपनी फॉरकास्ट, कंपनी फोरकास्ट करती है, तो पी कंपनी फोरकास्ट, उसके बाद क्या फोरकास्ट करती है, दैट से बताया इन्होंने, तो पी के बाद एस लगा दिया, तो एक पी एस का पेयर होगा और एक क्यू आर का पेयर होगा। अब ये देखते हैं कि कौन शुरू में होगा, क्यू से शुरू होगा या पी से शुरू होगा। तो क्यू से शुरू नहीं हो सकता, एविएशन मार्केट से हम नहीं शुरू कर पाएंगे, क्यू बाद में लगेगा, ठीक है ना। और द कंपनी फोरकास्ट दैट ये बहुत लगेगा। अब यहाँ लगा है तो फास्टेस्ट ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग क्या होगा, फास्टेस्ट ग्रोइंग के बाद हमको चाहिए एविएशन मार्केट, तो ये लगा क्यू, तो क्यू और जो आर है ये पीछे रहेगा और जो ये है पी और एस है ये पहले रहेगा, ठीक है। तो क्या बना आपका पी एस क्यू आर, तो पी एस क्यू आर कहाँ है, ये दिया आपका पी एस क्यू आर, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ लिखा नियर विलेजेस और हर्डर कैंप्स, गांव के पास में या हर्डर कैंप्स, जो हर्डर्स के मतलब शिकारियों के कैंप होते हैं, ये हो गया। तो ये हो गया प्लेस दिया हुआ है। लिखा है सैंगडोंग्स आर ट्रेडिशनल, आगे लिखा है स्टोन वॉल्स यूजुअली बिल्ट, आगे लिखा है ट्रैपिंग पिट्स विद इन्वर्टेड फनल शेप। अब विद इन्वर्टेड फनल शेप क्या होगा, इन्वर्टेड फनल शेप के बाद आप क्या लगा सकते हैं, इन्वर्टेड फनल शेप नियर विलेज और या इन्वर्टेड फनल शेप सैंगडोंग्स आर। तो अब यहाँ तो ये जो सब्जेक्ट जो सैंगडोंग्स लिखा है ये तो आर ट्रेडिशनल ट्रैपिंग पिट्स के लिए लगा हुआ है, तो फनल शेप्ड स्टोन वॉल्स, ठीक है ना, फनल शेप स्टोन वॉल है, तो यानी इसके बाद आर लगाएंगे हम। उसके बाद बिल्ट कहाँ बनाए गए हैं, जगह लगे नियर विलेजेस, तो इसके बाद क्या लगा देंगे हम, पी लगा देंगे, मतलब एस आर पी ये हो गया हमारा पहले। उसके बाद क्या हो गया, सैंगडोंग्स आर ट्रेडिशनल ट्रैपिंग पिट्स, तो हम क्यू को कहाँ लगा लेते हैं, पहले लगा लेते हैं, तो क्यू एस आर पी
कोई ऑप्शन है QSRP, ये मिला हमारा। ठीक है, चलिए समझते चल रहे हैं ना? हाँ ठीक है, आगे चलिए, क्योंकि अगर समझते नहीं चलेंगे तो मज़ा नहीं आएगी ना फिर। 25 में आ जाओ। तो 25 में क्या करना है जी? लिखा है सेवरल एंटिकिटीज फ्रॉम अदर, कुछ अभी शुरुआत नहीं मिली, नेशंस ओवर द ईयर्स। ठीक है, आगे लिखा इंडिया हैज़, इंडिया हैज़ के बाद क्या लगाओगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ या नाउन। इंडिया हैज़ ब्रॉट बैक, तो इंडिया हैज़ ब्रॉट बैक मतलब क्या हुआ? आर के बाद एस लग गया, इंडिया ब्रॉट बैक। क्या? ठीक है ना, क्या? अब यहाँ लिखा फ्रॉम अदर, फ्रॉम अदर तो खत्म हो नहीं पा रहा है, फ्रॉम अदर कहाँ? फ्रॉम अदर के बाद प्लेस लगाओगे तो यहाँ क्या आएगा? फ्रॉम अदर नेशंस ओवर द ईयर्स। तो फ्रॉम अदर नेशंस मतलब पी के बाद क्यू लग रहा है, एक आर के बाद एस हुआ, दूसरा पी के बाद क्यू लगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। तो आर एस पहले होगा, इंडिया हैज ब्रॉट बैक, यही पहले लेना पड़ेगा हमको। तो आर एस पहला हो जाएगा और पी क्यू बाद में हो जाएगा, क्योंकि इंडिया कोई चीज़ मंगा रही है, कहाँ से मंगा रही है तो बाद में आएगा ना। आर एस पी क्यू ढूंढो, कहाँ है आर एस पी क्यू? ये रहा आपका आर एस पी क्यू। चले आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ लिखा हुआ है चल क्यों नहीं रहा, द अरावली हिल्स रेंजेज, आगे लिखा है ऑफ द यमुना रिवर एंड, ये देखिएगा एंड लगा हुआ है, क्यू से एंड नहीं हो सकता, ये खत्म। ठीक है, उसके लास्ट में एंड लिखा हुआ है। आगे लिखा आर स्प्रेड, आर से स्टार्ट नहीं हो सकता, कोई स्टार्ट भी नहीं है। ठीक है, ऑफ क्यू से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, ऑफ यमुना रिवर क्यू से भी स्टार्ट नहीं हो गया, ये गया और ये गया, हो गया काम, हो गया ना? देख लिया हमने ना, क्यू से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, दो चला गए, एक दो क्यू से स्टार्ट करके चले गए और क्यू से एंड नहीं हो सकता, ये भी चलो गया क्यू से, हाँ ना तो स्टार्ट होगा ना तो एंड होगा, दो और तीन ऑप्शन कट गए। अब आपके पास क्या ऑप्शन बच रहा है? हाँ, क्रॉस चेक करना चाहते हो तो कर लो, ऐसे स्टार्ट करो, द बायोडाइवर्सिटी पार्क्स आर लगाओ, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स आर स्प्रेड आउट ओवर द नेचुरल लैंडस्केप्स। अब उसके बाद क्या होगा? नेचुरल लैंडस्केप्स ऑफ द यमुना रिवर एंड के बाद अरावली हिल रेंजेस। ठीक है, ये सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलें, क्लियर हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करना है? देखो लिखा है द फैमिली फाउंड आउट, परिवार ने पता लगाया, क्या पता लगाया? देयर मदर्स फ्रेंड्स वर गोइंग टू कहाँ? गोइंग टू कहाँ जा रहे थे? प्लेस बताओ। तो प्लेस क्या होगा? पोलैंड जा रहे थे, मतलब क्यू के बाद हम एस लगा देंगे। आगे लिखा इन अ कार, ठीक है, आगे लिखा ये छूट गया, दैट सम ऑफ, तो ये फाउंड आउट के बाद दैट लगेगा, परिवार ने पता लगाया कि, ये हो गया दैट, मतलब पी के बाद क्या लगा दें? आर लगा दें, तो ये हो गया पी के बाद आर लगा दिया। अब ये देखना है कि क्या क्यू से शुरू हो सकता है? देयर मदर फ्रेंड्स वर गोइंग टू पोलैंड इन कार। अब यहाँ लिखा है द फैमिली फाइंड आउट दैट सम ऑफ, हाँ तो सम ऑफ क्या होगा? सम ऑफ के बाद क्यू लगेगा, सम ऑफ देयर मदर्स फ्रेंड्स, तो आर जो है आर के बाद क्यू लग रहा है, तो यानी कि बात ये वाला जो क्यू एस वाला है पीछे लगाओ, तो पी आर क्यू एस, कोई ऑप्शन है पी आर क्यू एस का? ये मिल गया आपको पी आर क्यू एस का ऑप्शन। क्लियर? जबरदस्ती तो नहीं लग रही है ना कि हम कह रहे हैं ये होगा ये होगा, आपके दिमाग में ये बातें इंसर्ट कर रही हैं ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 में क्या है? देखो लिखा अर्थ में सीम इमेंस, अच्छा आगे देखते हैं, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन, ठीक है शुरू कर सकता है, एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस, एंड से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, आर से कोई स्टार्ट है क्या? ये स्टार्ट है, काट दो इनको, नहीं हो सकता ये। ठीक है, अब लिखा है लिविंग ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पर रहते हुए, एस से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसको भी काट दो। आप पी से स्टार्ट करो या क्यू से स्टार्ट करो, कौन सा हो सकता है? ठीक है, तो देखते हैं कि पी से स्टार्ट, अर्थ में सीम इमेंस नहीं अभी लगेगा, अभी इमेंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस, अर्थ में सीम इमेंस का मतलब बहुत फैला हुआ, एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस, ये एंड जुड़ेगा किससे? पी के साथ, तो पी आर लगेगा। तो पहले आप एक पेयर ढूंढो, पी आर किस में है? पी आर, इन दोनों को काट के पी आर ढूंढना है, तो ये पी के तुरंत बाद आर नहीं है, ये नहीं हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? पी आर साथ में है, ये लग गया हमारा। ठीक, अब क्रॉस चेक कर लो, क्यू एस पी आर, देखो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस, अब एस लगाओ, ह्यूमंस कौन से ह्यूमंस? लिविंग ऑन अर्थ सरफेस, जो अर्थ की सरफेस पे रहते हैं, उनको अर्थ में सीम इमेंस,
एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस। हाँ ठीक है, सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 में देखिए, क्या लिखा, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। चलिए, हैव ग्रोन सब्सटेंशियली, क्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता, हैव ग्रोन से कहाँ स्टार्ट होगा, क्यू नहीं होगा, स्टार्ट नहीं हो सकता। चलिए अब आगे लिखा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, कामा लगा हुआ है तो ये भी तो हो नहीं सकता। मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्नओवर, आगे लिखा है द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। अब आया मजा। तो शुरुआत कहाँ से हो सकती है, मार्केट टर्नओवर हो नहीं, हैव से शुरू होगी, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम इससे भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हैव ग्रोन से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्नओवर। यहाँ लिखा है कि द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, उसके बाद क्या होगा, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। अब ये जो हैव ग्रोन लिखा हुआ है ये हमारी वर्ब है ना, वर्ब इस किस सब्जेक्ट के लिए वर्ब लगेगी, ये हैव लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है तो ये क्या करो, मार्केट्स के साथ हम लगा देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसको हम मार्केट्स के साथ लगा देते हैं, तो एस के साथ क्या लगा दें, क्यू लगा दें। एस वाला जो है द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये सब्जेक्ट का काम करेगा, और क्यू क्या काम करेगा, वर्ब का काम करेगा। हैव ग्रोन सब्सटेंशियली, अब ये काफ़ी हद तक, काफ़ी मात्रा में ग्रो किया है। अब ग्रो किया है, सब्सटेंशियली ग्रो किया है, तो किस में, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, ठीक, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के टर्म्स में। आगे लिखा है मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब तीन चीज़ें आ रही हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ठीक है, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा साफ करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इतना तो पक्का हो गया। चलिए, ये जो एक और कनेक्शन बन रहा है जो अभी तक नहीं मिल रहा था वो अब मिल गया। अब ये कनेक्शन कौन सा मिल रहा है, देखो यहाँ लिखा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक बात हो गई, एंड टर्नओवर मिल गया, और यहाँ मिला है ट्रेडिंग वॉल्यूम्स मिल गया। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के लिए कामा लगा है और यहाँ क्या लिखा है, एंड लगा। तो ये पहली बात हो गई जोड़ने के लिए, दूसरी बात हो गई, और ये तीसरी वाली के पहले एंड लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है पी के बाद हम क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम, मार्केट कैपिटलाइजेशन और टर्नओवर एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, तो पी के बाद आर लगाना है, ठीक है, पी के बाद आर लगाना है। तो पी के बाद आर किसमें इसमें पी के बाद आर है नहीं, इसमें पी के बाद आर है नहीं, इसमें पी के बाद आर है नहीं। देखो फाइनली यही आया, पहले भी हम उसको काटे थे और देखो लास्ट में ये आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, देखो लिखा है कि इमर्ज एट लास्ट, चल नहीं रहा, इमर्ज एट लास्ट इनटू अ, ना तो शुरू हो रहा है ना तो एंड हो रहा है। 30 पी से ना स्टार्ट होगा ना एंड होगा, देखो ना तो स्टार्ट हो रहा है और ना तो एंड हो रहा है, तो दोनों कट गया, ठीक है, दो हमारे काम, दो ऑप्शन निकल गए हैं। अब या तो क्यू से स्टार्ट होगा या तो आर से स्टार्ट होगा। देखें एस से ख़त्म हो सकता है कि ना, देखो यहाँ लिखा है कि कंट्री ऑफ अनहेल्दी ब्यूटी, अनअर्थली ब्यूटी। अभी देखते हैं, दोज हु पास्ड थ्रू, अब दोज किसके लिए लगा हुआ है ये भी हमें देखना है। आगे लिखा है दैट वैली ऑफ द डार्कनेस, ठीक है, ये लग गया हमारा। तो इसमें क्या करें हम, शुरुआत किससे मिल सकती है कि दोज हु पास्ड थ्रू, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा स्टार्ट कर सकता है कंट्री ऑफ द अर्थली ब्यूटी लगेगा नहीं, दैट वैली ऑफ डार्कनेस ऐसे स्टार्ट ही नहीं कर सकते, दैट तो कनेक्ट करेगा ना किसी में, तो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं एस से, ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट वैसे हो भी नहीं रहा है कहीं पे। चलिए, तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बच रहा है वो कौन सा बच रहा है, ये आर से देखें स्टार्ट हो सकता है कि कंट्री ऑफ अनहेल्दी, और क्यू से दोज वाला, तो दोज वाला कंट्री ऑफ अनअर्थली ब्यूटी से स्टार्ट नहीं, तो फिर क्यू से स्टार्ट होगा। अब क्यू से जो स्टार्ट हो रहा है उसके हिसाब से हम पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या वो क्रॉस चेक करने के बाद सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए, तो क्यू से स्टार्ट करते हैं, दोज हु पास्ड थ्रू, कहाँ से पास हुए, थ्रू दैट वैली ऑफ डार्कनेस, हाँ कनेक्ट हो गया, थ्रू के बाद दैट वैली ऑफ कनेक्टनेस हमारा हो जा रहा है, तो क्यू के बाद एस लगा लिया, क्यू के बाद एस लगा लिया, तो एक ऑप्शन हमको मिल गया, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप, तो हमारा भैया नेक्स्ट सेगमेंट आ रहा है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, ठीक है, चलो आ जाओ, इडियम्स एंड फ्रेजेस, अब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब एक है हैव एन एक्स टू ग्राइंड, तो हैव एन एक्स टू ग्राइंड का क्या मतलब होता है, एक्स जानते हो क्या होता है, कुल्हाड़ी होती है, और ग्राइंड का मतलब क्या होता है, उसको आप क्या करें, ग्राइंड करें मतलब दार दे रहे हैं, रगड़ रहे हैं। तो हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है
टू हैव सम सेल्फिश एंड। देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं, देखा होगा, जैसे कोई आदमी उससे कहोगे यार चलो चलो जरा अमीनाबाद चलना है, तो आदमी सोचेगा इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, तो वो वही काम करेगा जिसमें उसका कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है, समझ गए। तो जब किसी आदमी का सेल्फिश एंड होता है तभी वो उस काम को करेगा, तो ये होगा टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव, ये होता है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। चले आगे, अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, ये कौन वाली बुलेट है? रॉयल एनफील्ड वाली बुलेट नहीं है, हैं? कौन सी बुलेट है? ये है उसके राइफल वाली बुलेट। ठीक, तो बाइट द बुलेट मतलब बुलेट चबाने का क्या मतलब हुआ? बुलेट चबाने का मतलब हुआ कि आप कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है आपको मजबूरन जो आप करना नहीं चाहते हैं। यू आर डूइंग समथिंग विच यू डू नॉट लाइक टू डू, मतलब एक ह्यूमिलिएटरी कंडीशन होती है, मतलब आपको ह्यूमिलिएट होना पड़ रहा है, जो चीज़ आपको पसंद नहीं वो आपको करना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक अनहैप्पी सी कंडीशन, एक अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है टू बी एंग्री एंड अनहैप्पी, ये बिल्कुल नहीं होगा। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग इन वेरी कीन वे भी नहीं होगा। टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट, हाँ कोई ऐसा काम आपको करना पड़ रहा है जो आपके लिए अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट है, तो ये होता है बाइट द बुलेट। बिना मन के आप कर रहे हैं, इच्छा के विपरीत कर रहे हैं। ठीक है, यू आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट योर विल। ठीक, ये बाइट द बुलेट हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या करना है? लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ ऐसा किया, सपोज करो आपने कपड़े ऐसे पहन लिए हैं कि आपको देखकर लोग हंस रहे हैं, या आपने कुछ हरकत ऐसी की जिसको आपको देखकर लोग हंस रहे हैं, मतलब यू आर डूइंग समथिंग स्टूपिड विच इज मेकिंग अदर पीपल लाफ, तो जिससे दूसरे लोग हंस रहे हैं। पहले ऑप्शन देखो, लिखा है कि समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ। ठीक है, तो पहला वाला ये आंसर होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। लिखा है कि पे ओवर द ऑड्स। पे ओवर द ऑड्स का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ 10 रुपये की है, आप उसको 18 रुपये पे कर रहे हो, 20 रुपये पे कर रहे हो, मतलब कोई चीज़ जितनी कीमत की है उससे ज़्यादा आप दे रहे हो कीमत, तो पे ओवर द ऑड्स होता है। लिखा है टू गेट डिविडेंट, अरे ये डिविडेंट वगैरह नहीं है। टू वर्क हार्ड टू मेक पेमेंट, ये नहीं है। टू ट्रीट समवन इन बैड वे नहीं हो। टू पे मोर फॉर समथिंग दैट इट इज़ वर्थ, मतलब वो चीज़ कितने की है, जितनी कीमत की है उससे ज़्यादा पे करना, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या है ना, प्ले टू द गैलरी। हा, क्या बात है। प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी एक्सीलेंट है कि जो ऑडियंस गैलरी में लोग बैठे, ये गैलरी कौन सी है? ये ऑडियंस गैलरी है, कि ऑडियंस गैलरी में हर कोई वाह 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 कर रहा है, हर कोई तालियां बजा रहा है। तो प्ले टू द गैलरी मतलब यू आर परफॉर्मिंग सो एक्सेलेंटली दैट एवरीबडी सिटिंग इन द ऑडियंस गैलरी इज अप्रिसिएटिंग यू। चलो आ जाओ। टू डू समथिंग अलोन नहीं, टू से थिंग्स या दैट विल मेक पीपल एडमायर। हाँ, कुछ ऐसे कहना, कोई ऐसी बात कहना या कुछ ऐसा परफॉर्मेंस देना कि हर आदमी आपकी तारीफ करे, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या करना है जी? देखो 36 में बी इन द सूप। सूप का मतलब समझ रहे हो ना? सूप, टोमेटो सूप, स्पिनॉक सूप, ऑनियन सूप, बहुत तरह के सूप होते हैं, समझ रहे हो ना? कहीं पार्टी वार्टी में जाओ तो एक कप में मिलता है, पहले सूप पियो। तो अगर उस सूप में कोई मक्खी गिर जाए, आपकी क्या कंडीशन होती है? ये नहीं पूछ रहे हैं आप, तो गुस्से में आ जाएंगे, फेंक देंगे उसको। उस मक्खी की क्या कंडीशन होगी ये बताओ। इफ़ अ फ्लाई फॉल्स इनटू योर सूप, योर कप ऑफ सूप, तो व्हाट विल हिज कंडीशन बी? उसकी क्या दशा होगी? इन ट्रबल, जाहिर सी बात है। तो वो किस में होगी? वो बेचारी बड़ी मुसीबत में होगी। तो ये होगा टू बी इन सूप, तो बहुत मुसीबत में, बड़ी कठिन परिस्थिति में आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ 37 में। 37 में टर्न ऑफ द स्क्रू। सपोज करो आपके पेट में, नहीं भगवान ना करे ऐसा हो, किसी के पेट में कोई स्क्रू चुभ गया। ठीक है, स्क्रू समझ रहे हैं, इसमें चूड़ी होती है, और उसको कोई टर्न कर दे, मतलब एक चूड़ी और टाइट कर दे, तो क्या हो गया? स्थिति बद से बदतर हो गई। मतलब जितना दर्द हो रहा था, बैड बढ़ के क्या हो गया? वर्ष हो गया। अब ये समझ लीजिए, बैड टू वर्ष जाना। ऑप्शन देखो, टू बिगिन टू बिहेव इन मोर पॉजिटिव, नहीं। टू चेंज पीपल्स ओपिनियन इन योर फेवर, ये भी नहीं। टू बिकम अनपॉपुलर, ये भी नहीं होगा, तो चौथा होगा। और क्या? एन एक्शन विच मेक्स बैड सिचुएशन वर्स, कोई ऐसा कार्य जो किसी बैड सिचुएशन को वर्ष कर देता है, बद से बदतर कर देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट क्या होता है? सफ़ेद हाथी नहीं, मतलब उसका क्या होगा? एन एक्सपेंसिव पोजीशन। क्या होगा? कोई भी एक्सपेंसिव पोजीशन, कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने खरीद तो ली है
महंगा पड़ा और उसके बाद वो यूजलेस है, आपके काम नहीं आ रहा है। सपोज करो जैसे कोई स्टूडेंट है, तैयारी करने वाला कोई स्टूडेंट है और वो कार खरीद ले, पता लगा कि 5,000 रुपये महीना खर्चा मिलता है और 4,000 उसमें पेट्रोल लगता है, तो कार आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, व्हाइट एलिफेंट हो जाएगी, समझ गए। एक एक्सपेंसिव पोजीशन मतलब महंगी चीज़ जो किसी काम नहीं आ रही है, ठीक। आगे लिखा है कि समवन हु इज़ कम्प्लीटली गुड बिल्कुल नहीं होगा, समथिंग दैट हैज़ कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, आधा सही हो गया, बट हैज़ नो यूजफुल पर्पज, अब पूरा सही हो गया, ठीक। यही ढूंढ रहे थे हम लोग। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 39 का, अ हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो मतलब क्या होगा, गर्मा गर्म आलू, मज़ा आ रही है, हाँ नहीं, गर्मा गर्म आलू नहीं है कि आप चटनी के साथ खा जाएंगे। ये क्या है, हॉट पोटैटो मतलब क्या हुआ, एक ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसा काम है जो जिसको डील करना आसान नहीं है, समथिंग दैट इज़ वेरी हार्ड टू डील, समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। तो ये हो गया समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद, ये हो गया हॉट पोटैटो, गर्मा गर्म आलू, ठीक। गर्मा गर्म आलू भी दिक्कत होती है, जल्दी से खा लोगे अगर ज़्यादा तो मतलब दिक्कत ही आ जाएगी। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, देखो एप्पल अलग टाइप का होता है, ऑरेंज अलग टाइप का होता है। तो एप्पल और ऑरेंज क्या एक जैसे होते हैं, नहीं होते हैं, मतलब दे आर डिसिमिलर, दे आर अनकम्पेरेबल। एक में मतलब थोड़ा सा मटेरियल होता है सॉलिड टाइप का, एक में पूरा लिक्विड होता है, ठीक है। एक मीठा होता है, एक खट्टा होता है, कभी कभी ऑरेंज भी ज़्यादा पक जाता है तो मीठा हो जाता है, लेकिन सेब जैसा नहीं होता, ठीक है। कुल मिलाकर के हम ये है कि दोनों डिफरेंट है और अनकम्पेरेबल है। तो क्या होगा, पीपल हु आर डिफरेंट, और इस तरह से वो इनकम्पेरेबल होंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला है हमारा, अगला सेगमेंट है, तो नया सेगमेंट आ गया, ये है स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स में चलिए ये सेगमेंट कर लेते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन है, गेस्ट इज अनवेलकम, कोई मेहमान अनवेलकम कब होता है? When he stays too long, हाँ, कोई मेहमान आए, सुबह आए शाम को चला जाए, या रात रुक जाए अगले दिन चला जाए, तब तक तो ठीक लगता है। कोई मेहमान अगर 10 दिन डेरा जमा ले तो क्या होगा, वही वाली मूवी के हाल होगा, ये अतिथि तुम कब जाओगे, ठीक है, उब जाएगा हर आदमी। तो अच्छा ये बताओ कि ये जो सेंटेंस है वो किसी एक पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए कहा गया है या जनरल सेंस में कहा गया है? तो ये जो बात कही गई है कि कोई मेहमान जब बहुत दिनों तक रह जाता है तो वो अनवेलकम मेहमान हो जाता है, अप्रिय हो जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एवरी टाइम, हर समय के लिए है वो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमेशा के लिए। तो ये सेंटेंस कैसा जा रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ नेचर का हो गया कि नहीं हो गया? इसमें यूनिवर्सल यूटी आ गया, जनरल ट्रुथ सबके लिए बात कही जा रही है, एक प्रैक्टिकल सी बात कही जा रही है। ऐसे में जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन जनरल सेंस में यूज किया जाता है, मतलब वन यूज्ड फॉर ऑल, यही तो होता है ना जनरल, वन यूज्ड फॉर ऑल, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। तो अ गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग, कोई भी जो गेस्ट है वो अनवेलकम हो जाता है अगर वो बहुत दिन तक रुकता है कहीं पर। तो ये गेस्ट गलत हो गया, इसके पहले आ लगना चाहिए। तो आंसर कौन सा हो गया, पहला वाला हो गया। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर क्या होता है, जो हमारी पैसे वगैरह से मदद करता है। तो मेरा फ्रेंड और मेरा बेनिफैक्टर हैज़ कम, आया हुआ है। अब देखो यहाँ हैज़ में दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि एंड से कौन कौन जोड़ा, एंड से जोड़ा हुआ है फ्रेंड और बेनिफैक्टर, दो लोग हो गए। लेकिन जो माई है, माई एक बार लगा है, तो इफ़ डिटर्मिनर इज यूज्ड वंस, ठीक, टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाई एंड बट द डिटर्मिनर इज यूज्ड ओनली वंस, आ हो, दा हो, या माई, यू और हिज, हर हो, एक बार लगा है, दूसरे वाले के पहले नहीं लगा है। तो इसका मतलब कि ये दोनों पर्सन कौन हो गए, सेम पर्सन हो गए। मतलब फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर इज द सेम पर्सन, वही जो फ्रेंड है वही बेनिफैक्टर भी है। तो ऐसे में हैज़ का यूज सही है और हमारा आंसर क्या होगा, नो एरर का होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अभी ये तो है सब एरर का ही, 10 क्वेश्चन तो रहेंगे ही। तो अगला देखो, इसमें हमने 3-4 रखे हैं। आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, आइदर ही, दो सेंटेंस किससे जोड़े जा रहे हैं, हमारे कंजंक्शन कौन से हैं, आइदर और आर। जब हम आइदर आर से दो सेंटेंस आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब हम आइदर आर से दो सेंटेंस आपस में जोड़ते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट वन, किसके अकॉर्डिंग लगेगी, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट वन। तो आइदर ही और आई में नियरेस्ट, एम के नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन हो रहा है, आई हो रहा है। तो आई
के साथ एम लगा है तो ये एकदम से करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया? नो एरर। देखो टेक्निकली इसमें कोई गलती नहीं है, ज़बरदस्ती गलती निकालने की कोशिश मत करना वरना ऊट पटांग काम हो जाएगा। आगे देखो, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेज, ठीक है, आर फाउंड इन इंडिया, इनमें से प्रत्येक सब्सटेंस इंडिया में पाया जाता है। अब एक चीज़ आप याद करो कि जब भी कहीं पे प्रीपोजिशन लग जाता है, वैसे भी प्रीपोजिशन से अगर नहीं पकड़ना चाहते हो तो ऐसे पकड़ो, जब भी प्लूरल नाउन के पहले ईच ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ये सब लगा होता है तो हम वर्ब क्या लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं। दूसरी बात, यहाँ ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के पहले क्या है? ईच है और ऑफ के बाद क्या है? दीज सब्सटेंसेज है। तो वर्ब जो लगेगी वो किसके? प्रीपोजिशन के पहले चली जाएगी, तो ईच के लिए लगेगी। और ईच के लिए वर्ब क्या होगी? आर नहीं, क्या लगानी चाहिए हमको? इज लगानी चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा हो गया? सी वाला हो गया। हु आगे लिखा है डू यू विश टू सी। अब देखो विश टू सी, तो ये हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। विश टू सी देखना चाहते हैं, कौन देखना चाहता है? यू देखना चाहता हो, तो यू कौन हो गया? सब्जेक्ट है। किसे देखना चाहते हो? सी के बाद क्या आता? ऑब्जेक्ट आता। किसे देखना चाहते हो? तो किसे देखना चाहते हो, यही ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया? ये क्वेश्चन बन गया है। ठीक, तो जब हमारी वर्ब का सब्जेक्ट हो तो हम क्वेश्चन हु से कैसे बना सकते हैं? If you are using who, तो you cannot use subject because who is used for subject. If subject is present, we cannot use who. तो ठीक है, अगर सब्जेक्ट है तो हु नहीं लगा सकते हो, तो इसका मतलब ये हु हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? ए वाला होगा। होना क्या चाहिए था? हु की जगह पर हुम होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेज। ठीक, सही हो गया, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेज। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग शुरू में एक बार कर चुके हैं। जब फेलर का क्वेश्चन आया था मैंने कहा था एवर लगा होता है तो सुपरलेटिव डिग्री लगाओ, यहाँ लिखा है ना एवर लिखा हुआ तो सुपरलेटिव डिग्री लगाओ। देखो यही प्रूफ हो गया ना जो हमने वहाँ शुरू में बताया था। यहाँ बेस्ट स्पीचेज लगा है, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ क्या लिखा है? हैज एवर बीन मेड इन द पार्लियामेंट। अब हमारी यहाँ पर गलती कुछ और है, वो गलती यहाँ काम नहीं करेगी ना हमारे लिए। ठीक है, तो वो वहाँ छूट गया, इसको हम एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि यहाँ पर मिस्टेक कौन सी होने वाली है। आ जाओ, दैट का मतलब क्या हुआ? जो है। दैट क्या है? जो। और जो क्या होता है? ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे हु लगता है, हुम लगता है, विच लगता है, वैसे ही ये क्या है? जो है रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, जो के बाद ये जो हैज़ लगा है किसके लिए लगा है? दैट के लिए लगा है। अच्छा, दैट सिंगुलर माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा, दिस डिपेंड्स ऑन इट्स एंटीसीडेंट। तो रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। हु के बाद आप इज भी लगा सकते हो, हु के बाद आर भी लगा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन हु इज द एंटीसीडेंट। दैट किसके लिए लगा है? स्पीचेज के लिए, द बेस्ट स्पीचेज के लिए लगा हुआ है। तो दैट चूंकि बेस्ट स्पीचेज के लिए लगा हुआ है और बेस्ट स्पीचेज क्या है? प्लूरल है, तो antecedent being plural that should be considered as plural, therefore has is incorrect, here should have been have। यहाँ क्या होना चाहिए था? have होना चाहिए था। क्लियर हो गया? चले आगे। ठीक है, ये आपका आंसर क्या रहा? बी वाला रहा। बन जाओ भैया, अभी बन गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में क्या कर रहे हैं भैया? देखो लिखा आई प्लेड विद सेम बैट दैट यू यूज्ड। मैं उसी बैट से खेला जो तुम यूज किए थे। तो उसी सेम के पहले क्या लगता है? द लगता है। द सेम, दिस इज द सेम बुक, यू आर द सेम बॉय। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ सेम के पहले द लगना चाहिए था, तो आंसर कौन सा होगा आपका? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं। लिखा हुआ है कि हिज रिटन स्टेटमेंट डिफर्स इन सेवरल इंपॉर्टेंट रेस्पेक्ट्स फ्रॉम हिज ओरल स्टेटमेंट। उसका जो लिखित बयान है उसके मौखिक बयान से कई मामलों में सेवरल रेस्पेक्ट्स में क्या कर रहा है? डिफर कर रहा है। डिफर करने का मतलब क्या हुआ? डिफरेंस है उसमें। अच्छा देखो, दो डिफर आप देखिए, एक डिफर होता है DEFER, एक डिफर होता है DIFFER। आई थिंक मैं जो बताना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे। जो भिन्न होता है, वेरी अलग होता है, डिफरेंट वाला डिफर कौन सा होता है? ये वाला डिफर होता है। और ये वाला जो डिफर होता है वो क्या होता है? किसी काम को पोस्टपोन करना, टालना, उसके रास्ते में बाधा डालना। तो यहाँ पर ये वाला डिफर तो लगना ही नहीं चाहिए था। कौन सा डिफर लगना चाहिए था? ये वाला डिफर लगना चाहिए था। ठीक, समझ गए? और यही डिफर कभी कभी अगर डिफरेंस ऐसे लिख देते हैं, डिफरेंस DEFERENCE, तो ये जो डिफरेंस है ना, ये रिस्पेक्ट के सेंस में भी यूज किया जाता है। अगर कहीं मिल जाए डिफरेंस मतलब
रिस्पेक्ट, डिफरेंशियल मतलब क्या हो गया, रिस्पेक्टफुल, और ये डिफर क्या होता है, बाधा डालना, समझ गए। तो आगे मिलेगा अभी ये क्वेश्चन, इसीलिए बता रहा हूँ ना, फ्री में नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अभी मैं कोई बात बताया हूँ, आप याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 में। तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है बच्चा, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी। मैंने 3 कप कॉफ़ी का ऑर्डर किया है। तो देखो अभी शुरुआत में मैंने एक वर्ड बोला था, जैसे मेक को मैंने बोला था कि वो नाउन भी है और वर्ब भी है। उसी समय मैंने एक एग्जांपल दिया था लव, ठीक है, वी लव आवर कंट्री वर्ब है, और वी रेस्पेक्ट या हम कहते हैं कि वी अप्रिशिएट योर लव फॉर कंट्री, तो लव नाउन हो गया। ऐसे ही ऑर्डर जो होता है ना, वो कभी तो वर्ब का काम करता है और कभी तो नाउन का काम करता है, समझ गए। कभी तो वर्ब का काम करता है और कभी यही ऑर्डर क्या करता है, नाउन का काम करता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, तो जैसे यहाँ लिखा है आई हैव ऑर्डर्ड, तो ये ऑर्डर्ड क्या है, वर्ब है। जाहिर सी बात है हैव के बाद लगा हुआ है वर्ब, तो ये वर्ब है। तो जब ऑर्डर जो है वो वर्ब होता है, देखो ये जब वर्ब होता है तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, फॉर इसके साथ नहीं लगेगा। और अगर ये नाउन है, मैं ये गलत बना दिया था, और अगर ये नाउन है तो ऑर्डर नाउन होगा तो इसके बाद फॉर लगेगा, और अगर ऑर्डर वर्ब है तो इसके बाद फॉर नहीं लगेगा। अब देखो एक एग्जांपल समझो, जैसे हम ये कहते हैं कि आई ऑर्डर्ड फॉर 2 कप्स ऑफ टी, तो आई ऑर्डर्ड के बाद फॉर नहीं लग पाएगा। अगर हम ये कहते हैं कि आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर, प्लेस्ड मेन वर्ब हो गया, आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर, अब ऑर्डर क्या है, नाउन है, अब कहोगे फॉर 2 कप्स ऑफ टी, अब लगा सकते हो, ठीक है ना, क्लियर। तो अगर यहाँ होता आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 3 कप्स ऑफ टी, तब तो ठीक था, लेकिन अगर आई हैव ऑर्डर्ड है तो ऑर्डर्ड यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पर फॉर नहीं लगना चाहिए था, तो एरर ये हो गई, आंसर ए हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम अपना स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, जितने का ज़रूरत है उतना कर लिए, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, वन के साथ मस्ट नॉट लगा और वन के लिए वंस लगा है, तो ये तो ठीक है, और मस्ट नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, ऑफ जो है वो बोस्ट के बाद लगता है, ठीक है, तो मतलब पूरा कहीं कोई गलती नहीं है, तो इसमें क्या हो गया, नो एरर हो गया, क्लियर हो गया। तो हम लोग 50 क्वेश्चन लगा चुके हैं, अब हमारे पास 10 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं अगले वाले सेगमेंट में। अगला सेगमेंट हमारा क्या है बेटा, अगला सेगमेंट है हमारा साइनोनिम बताना है, किसका, ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं उनका। एक बात ध्यान रखिएगा, आपने उस वर्ड की मीनिंग किसी बुक में, किसी वोकैब की बुक में क्या पढ़ रखी है, दिस डजंट मैटर, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काम ही नहीं करेगा। किसी वर्ड की इस सेंटेंस में क्या मीनिंग है, उसी के कंटेक्स्ट में हम वो वर्ड यूज करेंगे, उसका साइनोनिम यूज करेंगे, ये बात अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 पहले क्लियर कर लें क्या, चलिए कर लेते हैं, वैसे दिख तो रहा था साफ साफ, फिर भी हमने कहा चलो कर लेते हैं, आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, आ जाओ। तो इसमें कहा कि देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट्स, बहुत सारे ग्रेजुएट्स ऐसे हैं, आप लोग भी ग्रेजुएट हैं, तो बहुत सारे ग्रेजुएट ऐसे हैं जो कि क्या है, एंग्जियस फॉर वर्क। तो अब ये देखो काम, उस सिचुएशन देखना, बहुत सारे ग्रेजुएट्स ऐसे हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएट ऐसे हैं, और वो काम के लिए, नौकरी के लिए क्या है, तो नौकरी के लिए वरीड होंगे या क्यूरियस होंगे, बताओ। तो वरीड तब होता है ना जब आदमी, जैसे सपोज करो आप घर से बाहर गए हैं और 7 बजे आपके आने का टाइम है, आप 8:30 बजे तक नहीं आए, तो घर वाले क्या होते हैं, वरीड हो जाते हैं, परेशान, किसी की सेहत को लेकर के, किसी प्रॉब्लम को लेकर के। काम के लिए वरीड नहीं होगा, काम के लिए क्या होगा, क्यूरियस होगा, ठीक है। तो क्यूरियस के लिए क्या वर्ड लगाओगे, क्यूरियस के लिए क्या लगाओगे, ईगर है, मतलब दे आर ईगर, दे आर रेडी, दे आर विलिंग टू वर्क, तो ईगर फॉर वर्क है, ठीक है, समझ गए। कंपोज्ड का मतलब क्या होता है, एकदम धैर्य में है। कंपोज्ड कब लगता है, एक तो कोई रचना करने के लिए पोएम वगैरह लिखे तब कंपोज होता है। एक कंपोज्ड पर्सन कौन होता है, एक होता है जो बहुत ही इम्पेशेंट पर्सन होता है, और कंपोज्ड क्या होता है, एकदम धैर्य, कोई बात नहीं, ये वाला। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंट का मतलब होता है एकदम से उदासीन है, न्यूट्रल कह सकते हो। सपोज जैसे कभी कभी आदमी होता है ना, किसी चीज़ को इग्नोर कर, अरे हमसे क्या मतलब,
मतलब जैसे कुछ हो ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक इंडिफरेंट रवैया होता है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही प्रमुख। तो एंग्जियस में ये दोनों फिलहाल नहीं लगेंगे। यहाँ जो सेंटेंस है वो कौन सा है, उसके मीनिंग में आएगा ईगर आएगा, सिनोनिम है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। तो अगला क्वेश्चन है 52। 52 में क्या करना है देखिए, इसमें भी वही करना है जो अंडरलाइन पोर्शन है, अंडरलाइन वर्ड है, उसी की आपको साइनोनिम बतानी है। लिखा है द पावर ऑफ मोनार्की, जो राजा, मोनार्की क्या होता है, एब्सोल्यूट रूलर, मतलब सन ऑफ किंग बिकम्स अ किंग। तो राजा का बेटा राजा बन जाता है, एक राजा होता है, उसको मोनार्की कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। अब उनकी पावर को सरकमस्क्राइब कर दिया गया किससे, बाय न्यू लॉ, एक नया कानून बनाया लोगों ने, मतलब पार्लियामेंट ने, जिसने राजा की मोनार्की की पावर को सरकमस्क्राइब कर दिया। सरकमस्क्राइब करने का मतलब क्या हुआ, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा उसको लिमिट में कर दिया जो अनलिमिटेड था। ठीक है, स्ट्रिक्ट करना या लिमिट में कर देना, कुछ कम कर दिया इन्होंने। तो कंस्ट्रेंड का मतलब क्या होता है, किसी की पावर को कम कर देना, किसी चीज़ को लिमिट में कर देना, और ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर देना। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होगा, एकदम से न्यूट्रल कर दिया, तो एकदम न्यूट्रलाइज नहीं किया। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कि राजा ने कोई ऑर्डर दिया और कोई उसको मान नहीं रहा, या जैसे सपोज करो पार्लियामेंट ने कुछ बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इलीगल है, तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब इनइफेक्टिव हो जाता है। ठीक, तो यहाँ न्यूट्रलाइज नहीं किया उनकी पावर को, बल्कि सरकमस्क्राइब किया, मतलब कुछ कम कर दिया है, तो न्यूट्रलाइज यहाँ सुटेबल नहीं होगा। ठीक है, आगे आ जाओ, सरकमवेंटेड। सरकमवेंटेड का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी बुरी सिचुएशन में हैं, आप बहुत ही क्लेवर प्लान बनाते हैं उस बुरी सिचुएशन से निकल आने के लिए, तो सरकमवेंटेड हो जाता है। ये भी यहाँ पे सिचुएशन नहीं बन रही है। और नोटिफाइड का मतलब क्या हुआ, जैसे नोटिस वगैरह देने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये यहाँ पर लगेगा नहीं। ठीक है, आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें क्या लिखा, ईव्स ड्रॉपिंग। ईव्स ड्रॉपिंग एक बहुत बुरी आदत है यार, कुछ लोगों में होती है। पहले पढ़ लो फिर बताता हूँ। वी कॉट हिम ईव्स ड्रॉपिंग आउटसाइड द विंडो, तो हमने उसको विंडो के पास ईव्स ड्रॉपिंग करते हुए देखा। तो ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब होता है आप दूसरे किसी की बात को चुपके से सुन रहे हो, उसकी परमिशन के बिना, मतलब somebody does not know that somebody is listening to him। दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, उनकी बात आप छुप के सुन रहे हो, ईव्स ड्रॉपिंग होता है। ठीक है, बहुत गंदी आदत है। वंडरिंग एमलेसली बिल्कुल नहीं होगा, बिना वजह से टहलना नहीं होगा। टॉकिंग लाउडली, जोर से बात करने के लिए नहीं लगता। लिसनिंग सीक्रेटली, ये रहा आपका आंसर। रिफ्लेक्टिंग कामली बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है 54। 54 में अंडरलाइन किया हुआ है एक्सॉर्टेड। लिखा है द पार्टी लीडर एक्सॉर्टेड हिज मेंबर्स टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर गवर्नमेंट। तो पार्टी लीडर ने अपने मेंबर्स को एग्जॉर्ट किया, अपने मेंबर्स को एग्जॉर्ट किया कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग, तैयारी करो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार बनाने की तैयारी करो। अब एक पार्टी लीडर अपने मेंबर्स को सरकार बनाने की तैयारी करने के लिए एग्जॉर्ट कर रहा है, तो यहाँ एग्जॉर्ट करने का मतलब क्या कर रहा है, वो उनको एनकरेज कर रहा है, परसुएड कर रहा है। ठीक है, ये हो गया एनकरेज करना। ठीक है, आप एनकरेज कर लो, या इसी को आप कह सकते हो अर्ज करना। ठीक है, ये उर्दू वाला अर्ज किया है वाला नहीं है अर्ज। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड नहीं है, ये एक्सपेक्टेड नहीं होगा, क्या होगा, अर्ज कर। एक्सपेक्टेड मतलब द पार्टी लीडर एक्सपेक्टेड हिज मेंबर्स टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, उनसे भाई पार्टी लीडर मेंबर्स से क्यों एक्सपेक्ट करेगा कि वो सरकार बनाने के लिए तैयारी करें, वो उस पोजीशन में खुद लाएंगे और उनसे कहेंगे कि चलो तैयारी करो। फैसिलिटेटेड, वो उनको सुविधा प्रदान किया, तो अपने लिए करेंगे कि मेंबर्स के लिए करेंगे। डिस्करेज निगेटिव में चला जाएगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, एनकरेज किया उनको। ठीक है, अर्ज किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। 55 में क्या करना है, अंडरलाइन किया हुआ है हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल देखो क्या होता है, जैसे आप किसी के यहाँ गए, उसने आपको बहुत वार्म वेलकम किया, स्वागत किया, और वो बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही वार्मली आपको रिसीव करता है, तो हॉस्पिटेबल। अब देखो यहाँ लिखा है कि द लोकल पीपल आर हॉस्पिटेबल टू स्ट्रेंजर्स। जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जब कोई बाहर का आदमी आता है तो उनको बड़ी मतलब अच्छे से अवभगत करते हैं। दे लुक आफ्टर हिम, दे सर्व हिम देयर बेस्ट। ठीक है, तो ये लोग कैसे होंगे, ये लोग फिर क्या होंगे, फ्रेंडली होंगे, एकदम से कार्डियल होंगे। ठीक है, जीनियल, कार्डियल, फ्रेंडली, ये ऐसे लोग होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ सरली है। सरली का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सरली। सरली का मतलब होता है ना, बैड टेम्पर्ड आदमी होगा। बैड टेम्पर्ड का मतलब क्या होगा, एकदम सनकी तुनक मिजाज, टन से एकदम क्या होता है,
किसक के लिए मूड इनका कब बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं होता। ये बैड टेम्पर्ड होते हैं, इनको बड़ी जल्दी गुस्सा आता है। ये फिलहाल नहीं लगेगा पॉजिटिव सेंस में। डिस्टेंट दूर के लिए लगता है, कोई मतलब नहीं है। फ्रॉस्टी धुंध के लिए लगेगा, जब फ्रॉस्ट मतलब होता है ना थोड़ा सा धुंध होती है उसको कहते हैं। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली इज इक्वल टू कार्डियल, देयरफॉर डी शुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, अगला है 56। तो 56 में क्या है? इनकॉन्ग्रुअस है। इनकॉन्ग्रुअस अभी मीनिंग समझ में आ जाएगी, आगे पढ़ो। लिखा हुआ है द सच ट्रेडिशनल मेथड्स। याद रखना कि ये ट्रेडिशनल मेथड क्या हुआ? जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले जा रहे, बहुत पुराने हैं। सिम इनकॉन्ग्रुअस इन आवर टेक्निकल एज। अब सोचो, ट्रेडिशनल मेथड क्या हुआ? पुराना है, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब आज टेक्निकल एज में, तो कह रहे हैं वो जो पुराने वाले मेथड थे वो आज की टेक्निकल एज में इनकॉन्ग्रुअस लगते हैं। इनकॉन्ग्रुअस लगने का मतलब क्या हुआ? इम्प्रॉपर। क्या लगते हैं? इम्प्रॉपर, ठीक नहीं लगते, सुटेबल नहीं लगते। ठीक है, इम्प्रॉपर के लिए आप एक वर्ड ले लो। कौन सा लोगे? अनर्विंग, अनस्वर्विंग। देखो अनस्वर्विंग का क्या मतलब होता है? नॉट चेंजिंग। तो अनस्वर्विंग का मतलब होगा नॉट चेंजिंग, या क्या कह सकते हो? कंटिन्यूअल कह सकते हो। तो ये ऐसे लिख दे रहा हूँ, नॉट चेंजिंग, अनस्वर्विंग। स्वर्विंग अगर लगा होता ना, स्वर्विंग इतना, तो वो होता है चेंजिंग। अनस्वर्विंग का मतलब नॉट चेंजिंग। ठीक है, ये हो गया। कंस्टेंट का मतलब यही हो गया, अनस्वर्विंग हो गया, कंस्टेंट हो गया, दोनों का मतलब एक ही हो। अनवेरिंग का मतलब क्या हुआ? वेरी मतलब क्या होता है? डिफर करना, अंतर होना। अनवेरिंग मतलब जिसमें कोई अंतर ही नहीं है। ये सब भी नहीं लग पाए। इनएप्रोप्रिएट, मैंने अभी क्या कहा था कि इम्प्रॉपर। तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में पुराने मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या? इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर का मतलब क्या हुआ? इनएप्रोप्रिएट है, अनुचित है, सुटेबल नहीं है। तो ये लगेगा आपका आंसर। ठीक है, चलें आगे, अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। इसमें क्या है? मर्क्यूरियल को अंडरलाइन किया हुआ है। मोहन हैज़ मर्क्यूरियल टेम्परामेंट। टेम्परामेंट क्या होता है? किसी का स्वभाव होता है, उसका नेचर होता है। मर्क्यूरियल क्या होता है? मरकरी से बना है। मरकरी का नेचर क्या होता है? कहीं मरकरी एक बूंद टपका दो तो क्या होता है? लुढ़कता रहता है। ठीक, क्या होता है? लुढ़कता है, स्थिर नहीं रहता। मरकरी मतलब ड्रॉप ऑफ मरकरी इज नॉट स्टेबल एट अ प्लेस। वो एक जगह पर स्टेबल नहीं होता। तो मर्क्यूरियल का मतलब क्या हुआ? नॉट स्टेबल। नॉट स्टेबल का साइनोनिम क्या हो जाएगा? वोलेटाइल होता। तो वोलेटाइल की मतलब क्या होती है? अनस्टेबल, जो एक जगह पे स्थिर नहीं रहता। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? एकदम चेयरफुल मूड का आदमी होगा, तो ये लगेगा नहीं यहाँ पे। एग्रीएबल का मतलब क्या होता है? जो किसी की बात मान लेता है, जिसकी बात मानने लायक होती है, वो एग्रीएबल, गुड पर्सन होता है, नोबल होता है। मर्सीफुल का मतलब क्या हुआ? मर्सी होती है काइंडनेस, दया। तो मर्सीफुल का मतलब क्या हुआ? अ पर्सन फुल ऑफ काइंडनेस। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सिंपैथी, कंपैशन और काइंडनेस होती है, उसको मर्सीफुल कहा जाता है। फिलहाल आपका आंसर क्या हो गया? वोलेटाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा? 58। चलिए, तो इट इज ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी अंडरलाइन किया। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज टू वियर प्रोटेक्टिव क्लासेस। कहीं पर सपोज करो कोई लैब है जिसमें केमिकल वगैरह थोड़े डेंजरस होते हैं, तो प्रोटेक्टिव क्लास को पहनना हर एम्प्लॉय के लिए क्या है? ऑब्लिगेटरी है। तो ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी है, अनिवार्य है। यहाँ आपकी मर्जी नहीं है, क्या हो गया? ये मैंडेटरी हो गया। ठीक है, तो मैंडेटरी ये लिखा मैंने, मैंडेटरी। ठीक है, समझ गए? थोड़ा सा स्टाइलिश ठीक नहीं चल रहा है। तो मैंडेटरी मतलब क्या हुआ? अनिवार्य। मैंडेटरी, नेसेसरी, एसेंशियल, ऑब्लिगेटरी, इंपरेटिव, इतने वर्ड मैंने बोले, आप नोट कर लीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, मैंडेटरी, कंपल्सरी, एसेंशियल, इंपरेटिव, ऑब्लिगेटरी, ये जरूरी हैं, मस्ट हैं। ठीक है, तो इसका साइनोनिम, ऑब्लिगेटरी का साइनोनिम क्या करोगे? ये आपको मिला क्या? एसेंशियल, ये लगा लीजिए। वॉलंटरी क्या होता है? एकदम से उसका एंटोनिम होता है। वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक, आपकी मर्जी करो या ना करो। इलेक्टिव का मतलब चुनाव से रिलेटेड हो जाएगा, लगेगा नहीं। ऑप्शनल आपकी मर्जी का हो जाएगा, ऑप्शनल वही वॉलंटरी हो जाएगा, तो ये एंटोनिम हो जाएगा, ये नहीं लगाना है। क्लियर है ना डाउट? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59। 59 में देखो, प्री डिस्पोजिशन। प्री डिस्पोजिशन देखो लिखा है, सी हैज़ अ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू लीवर डिजीज। अब जेनेटिक को ध्यान रखो। जेनेटिक मतलब क्या हुआ? उनके दादा, परदादा, पापा, मम्मी, मामा, नाना, मतलब किसी को, मतलब कई लोगों को लीवर की डिजीज है, तो जेनेटिकली उनके डीएनए में आई होगी। अच्छा, अगर किसी के जेनेटिक है ये बीमारी, तो उस आदमी को लीवर की डिजीज होगी, इसको हम प्री डिस्पोज कर सकते हैं। प्री डिस्पोज का मतलब क्या होता है? पहले से अनुमान लगा सकते हैं, पहले से गेस लगा सकते हैं। इसी के लिए साइनोनिम ढूंढना है।
चलिए, तो रेजिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंट का मतलब उनको ये बीमारी नहीं होगी। अब देखो, प्री डिस्पोज्ड टू लीवर डिजीज का मतलब हुआ कि संभावना है उनको ये बीमारी होगी, और रेजिस्टेंट कर दोगे तो इसका मतलब ये नहीं होगी, तो अपोजिट हो जाएगा। इम्यूनिटी भी क्या होता है? इम्यूनिटी का मतलब फिर वो बीमारी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा। एग्जेम्पशन का मतलब क्या? एग्जेम्प्ट करना मतलब किसी को किसी काम से छूट देना, तो बीमारी छूट नहीं देती है, ये भी गया। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे वल्नरेबल क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे जरा सी धूल उड़ी तो जुकाम पकड़ लिया, ठीक है, थोड़ी सी धूप लगी बेहोश हो गए, तो इस तरह ये वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? इम्यून नहीं होते हैं, सेफ नहीं होते हैं, सिक्योर नहीं होते हैं, बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं जिनको मतलब जरा जरा सी बीमारियां पकड़ लेती हैं, वो वल्नरेबल होंगे। वल्नरेबल क्या होगा? अब इनका प्री डिस्पोज से मैच कर रहा नहीं होगा। जब जेनेटिक है तो वो लीवर डिजीज के लिए वल्नरेबल हो गई ना, तो वल्नरेबल क्या होगा? उनके प्री डिस्पोज की सिमिलर मीनिंग हो गई। आपका आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया। क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलिए, ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिएगा। अगर आपको कोई आंसर ऐसा लग रहा है कि आप उससे सहमत नहीं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वही नंबर है, व्हाट्सएप उसी पे चलता है, आप वो उस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दीजिए। आप मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको डाउट जरूर क्लियर करूंगा, पक्का वादा है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में अंडरलाइन क्या हुआ है? सार्डोनिक को किया हुआ है। सी वोर अ सार्डोनिक स्माइल ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर एक सार्डोनिक स्माइल थी। और सार्डोनिक स्माइल जानते हैं क्या होता है? ये शैतानी विलेनस लेयर होती है। विलेनस मतलब क्या होता है? एकदम जैसे किसी को जब आप उल्लू बना लेते हो, जैसे होली आ रही है, अभी नज़दीक आ रही है, 1 महीना है अभी, तो उसमें क्या होगा? होली में क्या होगा? जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई मेहमान आया, उसको मतलब फुसला के बहला के ले जाएंगे ऐसी जगह जहाँ उनको रंग डालेंगे। तो जब कोई आदमी आपके झांसे में फंस जाता है, आप उसको उल्लू बना लेते हैं, तो आपके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है। कौन वाली? किसी को उल्लू बना लेने वाली। तो ये होता है क्या? मतलब किसी की खिल्ली उड़ाने वाली। हालांकि ये सार्डोनिक जो मैंने बताया वो वाली होती है, जब आप किसी को जाल में फंसा लेते हैं तो वो सार्डोनिक होती है। अब देखते हैं यहाँ कौन सी मिलती है। मोकिंग का मतलब होता है किसी की खिल्ली उड़ाने वाली, उपहासपूर्ण। उपहास का मतलब होता है आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, जिसको आप दूसरे वर्ड में लिख सकते हो रेडिक्यूलस। क्या होगा? रेडिक्यूलस। रेडिक्यूलस का मतलब होता है किसी की खिल्ली उड़ाने वाली हंसी, स्नीयर कह सकते हो आप। ठीक है, रेस्पेक्टफुल तो बिल्कुल नहीं होगा, रेवरेंशियल भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रेस्पेक्टफुल, रेवरेंशियल और ये डिफरेंशियल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बात की थी ना, डिफर की। मैंने कहा था डिफर में डिफरेंशियल लग जाएगा तो रेस्पेक्टफुल हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है? रेस्पेक्टफुल स्माइल नहीं होती है। सार्डोनिक स्माइल क्या होती? खिल्ली उड़ाने वाली होती है, किसी का मजाक बनाने वाली होती है। तो आंसर कौन सा हो गया? मॉकिंग वाला हो गया। क्लियर? चलिए, तो हम लोगों ने आज कितने क्वेश्चन कर लिए? 60 क्वेश्चन कर लिए। किसके थे ये क्वेश्चन? CDS 2023, CDS 2023 का कौन सा था? ये फर्स्ट वाला था। इसके हम लोग 60 क्वेश्चन कर चुके हैं और करीब 1.5 घंटे बीत गया है, तो मैं इस सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। अगला 60 क्वेश्चन करके देखूंगा कि क्या वो 1.5 घंटे में हो जाता है। अगर 1.5 घंटे में डेढ़ घंटे में क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो मतलब 120 क्वेश्चन करने में अगर 3 घंटे लग जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 60 क्वेश्चन अगर 1.5 घंटे में हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन में 1.5-2 मिनट का समय तो लग ही जाता है। मुझे केवल आंसर बताना होता तो ये जल्दी से हो जाता, बट आई नीड टू एक्सप्लेन, मुझे एक्सप्लेन करना है, मुझे केवल आंसर नहीं बताना है। अगर आंसर ही बताना होता तो ये डिस्कशन कराने की हमें क्या ज़रूरत थी। आई हैव टू क्लियर योर डाउट्स, मुझे आपके डाउट्स क्लियर करने हैं और 4 के चारों ऑप्शन को समझाना है। कोई रूल है तो उससे रिलेटेड, मतलब बहुत डिटेल में नहीं, उससे रिलेटेड रूल को क्लियर करना है ताकि आपका रिवीजन हो सके और आपकी एग्जामिनेशन की स्किल डेवलप हो सके। ठीक है ना, इस पर्पज से ये डिस्कशन कराया जा रहा है। चलिए, तो मेरी बातें ख़त्म हुई, अब आपकी बारी होती है। तो ये डिस्कशन जो मैंने आज आप लोगों को कराया, ये डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा? अगर अभी तक इस समय आप मेरी बात सुन रहे हैं, दैट मीन्स आप शुरू से लास्ट तक मेरे साथ रहे हैं, आपने 1.5 घंटा मुझे दिया है। ठीक है, तो इस 1.5 घंटे जो आपने मुझे दिया है, इसमें आपको क्या गेन हुआ? कुछ फ़ायदा मिला कि नहीं मिला? आपको ये इंटरेस्टिंग लगा? कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और लोगों को शेयर करिए, लोगों का फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। शेयर करने से कुछ घट नहीं जाता,
ठीक है। और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, आप कुछ चाहते हैं कि सर ये और कर लीजिए या कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव व्हाट एवर यू वांट, बेहिचक कहो। अगर आपके नेगेटिव कमेंट हैं तो मुझे वो बुरे बिल्कुल नहीं लगेंगे। मुझे लगेगा कि आपने कम से कम इतने अच्छे से देख के उसको, उस पर आपने मुझे सुझाव तो दिया है। तो आई वेलकम योर सजेशंस वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। सजेशन नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ। तो आज का सेशन यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। आगे आप लोगों पर डिपेंड करता है कि मैं और कितना इसको कैरी करूँगा। तो कैरी तो मैं करूँगा फिलहाल, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं कल वाले सेशन में क्वेश्चन नंबर 61 से 120 के लिए, ठीक। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।